यहाँ पे कुछ दुनिया को बदलने का शौक था। हाँ, अभी भी है आपके। हाँ, वो अब उतना नहीं रहा। अब क्या ले, हाँ है तो सही। आवाम की खिदमत के लिए CSS किया, हेडलाइन अच्छा। जंग में लगी थी। अच्छा अच्छा। उसमें आप कहते थे कि हाँ मैं बड़ा ईमानदार हूँ, बिग डील, कि आपने अपनी ईमानदारी कर ली। पूरे बाकी पूरे का पूरा निजाम जो है वो कमिश्नों, भत्तों। मेरे DSP मेरे कॉलीग होते थे वजीराबाद में, बहुत ईमानदार थे, समझते थे कि वो कायनात पे एहसान कर रहे हैं। मैंने उनको देखा, मैंने कहा भाई मैं ये भी नहीं बनना चाहता। वजीराबाद का चूंकि मैं असिस्टेंट कमिश्नर था तो मुझे आगे कर दिया। अफसरों सब डरते थे। वो जमाना था जब शहबाज शरीफ हथकड़ियां पहना दिया करते थे। मैंने कहा जो करना कर लें। हाँ। मैंने भी शहबाज साहब आई थिंक उससे खुश हो गए। शेर के खिलाफ पर्चा कटवाया। मैंने कहा जी ये शेर के खिलाफ कार्रवाई की। शान तासीर और सारा तासीर वो मेरे वहाँ पे क्लासमेट्स थे। वो उस बिल्डिंग में रहती थी जहाँ पे हेलन एक्टर जो है उस बिल्डिंग में रहती थी। हाँ, तो मैं उनसे भी मिला था एक बार। वो अपनी गाड़ी से निकल रही थी मरी, जबकि वहाँ पर बेसिकली इंतजामिया और अवाम के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। चीफ मिनिस्टर था जो कि इंतहाई सपोर्टिव था ऑफ अ वेरी जूनियर ऑफिसर, राइट? यू नो, ऐसी वैसी लोग जेलस भी वैसे होंगे आपसे। फिर वहां पे GOC साहब भी रहते थे, जनरल कियानी थे। अच्छा। जो बाद में आर्मी चीफ बने। 99 में वो कू हुआ अक्टूबर में, और विद इन वीक्स आप मरी में ही थे उस वक्त। जी। वो तो एक फिल्म में भी उसका जिक्र हुआ। ये बहुत सारे लोगों को पसंद है। नसीरुद्दीन शाह, जिस तरह नसीरुद्दीन शाह भी गालिबन मुझे पता लगा पड़ी है। इट्स लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप आई हैड। इंस्पेक्ट किया ना तो चारों तरफ उसके आपको पता है गोलियों के निशान थे। ट्रॉमा के साथ गया। मैं अपने आप को मुर्द इल्जाम ठहराता रहा, गिल्ट में रहा कि मेरी वजह से हुआ, किसी की जान चली गई। इसलिए आई वाज CIA एजेंट। हेमा मालिनी या रेखा? रेखा डेफिनेटली। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक बशीर और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान है। मेरी जो पिछले पॉडकास्ट गए हैं उनके हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक बिल्कुल ही एक अलहदा शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए मिलते हैं द वन एंड ओनली रज़ा रूमी। साहब क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, थैंक यू तारिक। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हम स्टार्ट करते हैं रज़ा साहब, आपके बचपन से कैसा बचपन रहा? स्कूलिंग कैसी थी? वालिद साहब और वालदा कैसे? जी तारिक, बचपन जैसे सब ये की होते हैं, बचपन बहुत ही अच्छा। और अब जितना दूर दिखाई देता है उतना सुहाना लगता है, क्योंकि वो आता नहीं दोबारा। बिल्कुल। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, जैसे कि शायर ने कहा है। तो बचपन मेरा, मैं तो पैदा तो लाहौर में हुआ था और मॉडल टाउन में हम रहा करते थे उस वक्त। मैं जो है और बड़ा हुआ तो वहाँ पे DPS मॉडल टाउन में मुझे भेजा गया। और फिर उसके बाद हम लोग रावलपिंडी चले गए थे। वहाँ मेरे वालिद की ट्रांसफर हो गई। मेरे वालिद पहले वकील थे, फिर वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हो गए 1970s में जी, जब भुट्टो दौर था। तो फिर ज़्यादा मुझे यादें जो है, अगरचे कुछ मध्यम सी यादें लाहौर की हैं। मॉडल टाउन में हमारा घर होता था, पुराने वज़ा की कोठी थी, तो उसका बाग और उसके गेट और मॉडल टाउन का एक बड़ा सीरीन किस्म का माहौल होता था। अभी भी है काफी हद तक, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही एक वो खामोश और खूबसूरत जगह होती थी। लेकिन उसके बरक्स जो मेरी दादी के रिश्तेदार थे वो बहुत ज्यादा अंदरून शहर में रहते थे, शालिमी में मोस्टली। अच्छा, कुछ लोहारी में भी। तो वो फिर कुछ ट्रिप्स होते थे जो मैं अपनी दादी के साथ जाता था। वहां से हम मॉडलों से चलते थे, पूरा एक सफर होता था उस जमाने में। तो वो खुद से जाती थी और मैं उनके साथ साथ पीछे पीछे उनके, मुझे शौक होता था कि मैं भी जाऊं। तो मेरी जो ज्यादा इंडक्शन हुई लाहौर शहर पे और जो मेरी मेमोरीज वो बहुत शार्प हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही हमेशा एक फैसिनेटिंग तजुर्बा होता था। अच्छा। कि लोग वहां पे पहुंचना, रंग महल, वहां से उतरना, फिर टांगा में, क्योंकि आपको पता ना वहां पे कोई सवारी तो जाती नहीं थी, तो टांगे के अंदर जाकर हम अंदरून शहर में पहुंचते थे। फिर वहां से आगे पैदल जाते थे शालमी की गलियों में। और फिर मेरी दादी की जो बहन थी वो एक बड़े से मकान में शालमी में रहती थी। मुख्तलिफ मंजिलें थी, नीचे उनकी मंजिल थी, ऊपर उनके 2-3 बेटे और भतीजे वो रहा करते थे जी। और वो सारे, फिर मैं चूंकि मॉडल टाउन से आया होता था कुछ अरसे के लिए,
तो स्पेशल अटेंशन मिलती थी, खाने को चीज़ें, ये वो कहानियाँ, किस्से। तो वो मेरे एक बहुत अहम मेरी ज़िंदगी में वो यादगार दिन है। तो और फिर उसके बाद रावलपिंडी का तो अब मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था। तो रावलपिंडी में मैं सेंट मेरीज एकेडमी में गया, लालाजार में, वो एक स्कूल है जी, मिशनरी से बनाया था। और फिर वहाँ की भी बहुत खूबसूरत यादें हैं, क्योंकि बहुत ही उस जमाने में तो लालाजार बहुत हसीन एक जगह होती थी। अब तो पूरा पिंडी लाहौर ही वो बिल्ट अप हो गए हैं जी। तो जुगनू भी होते थे दिन के वक्त भी होते थे, सोचे तो। और बहुत ही घने वो पेड़ और जंगल की तरह एक पूरा वो एरिया होता था। मैं कभी मैं एक बार गया बड़े अरसे के बाद लालाजार वाले एरिया में, तो मैं बिल्कुल मायूस हो गया। वो पहचाना नहीं जाता बिल्कुल। लेकिन हम रहते थे पेशावर रोड पर। अच्छा। पेशावर रोड रावलपिंडी में, जहाँ पे आपने देखा है, तो उसमें लेन्स बनी हुई हैं। तो लेन नंबर 6 में हमारा घर था, जो कि सरगोदा के जो टिवाना खानदान है उनकी एक कालरा एस्टेट थी। कालरा आपको पता ना नाम जो है? बिल्कुल। तो वो एक बिल्कुल बयाबान था, एक बहुत बड़ा कत्ता था जमीन का। उसको बेहद दरख्त थे, जंगल ही समझिए, कचनार के बहुत दरख्त थे। अच्छा। और बहुत ज्यादा खूबसूरत दरख्त थे। तो उनमें उन्होंने मुख्तलिफ घर बनाए हुए थे। 2 तो खाली थे, एक शायद उन्होंने अपने रखा हुआ था, 2 उन्होंने किराए पे दिए हुए थे। तो एक वो किराए का वो घर हमने लिया, लेकिन बहुत खूबसूरत मकाम था, थोड़ा सा आइसोलेटेड था। और एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू फील कि मेरी 2 छोटी, मेरी सो एक छोटी बहन थी, फिर एक बाद में पैदा हुई। तो वो एक जैसा लोनलीनेस होती थी, क्योंकि और कोई वहाँ खेलने वाले नहीं होते थे। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा जो है वो इनवर्ड जिसे कहते हैं इंट्रोवर्टेड भी हो गया। अच्छा। सो बहुत किताबें पढ़ता था और वहाँ पे बाहर खुद ही जाके खेलता था। नेचर के साथ एक जो ताल्लुक और अप्रिसिएशन है वो भी वहाँ पे हुई, क्योंकि वहाँ पे इतने खूबसूरत पेड़ और नज़ारे। उस वक्त पिंडी का मौसम भी, वेदर भी बड़ा अच्छा होता था। फिर मुझे याद है लेट 70s में 79-80 में VCR भी आ गया था। तो वहाँ पे हमारे हमसाए थे, उन्होंने वो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर खरीदा। तो वो मेरे लिए बड़ी फैसिनेशन होती थी, मैं उनके घर में जाके फिल्में देखता था। तो कुछ वो भी एक, मुझे इस तरह की मेमोरीज बहुत याद है। थोड़ा सा दूर पे मेरे दोस्त और वगैरह थे, कभी कभी वो आते थे, बहुत फ्रीक्वेंटली उस तरह से नहीं होता था। राइट। तो उसके बाद फिर आप एचसन में आ गए? जी, लाहौर में हम आए तो मेरे फादर जो हैं फिर उस वक्त एडवोकेट जनरल बन गए थे पंजाब के। और ये ज़िया का दौर आ गया? ये जी ज़िया का दौर बिल्कुल आ चुका था। पहले भुट्टो का दौर था। तो आपको पता था यही सरकार का यही काम होता है। जी। तो वो आए और उनकी अनएक्सपेक्टेड ही ये थी, क्योंकि वो भुट्टो दौर के अपॉइंटी थे। आपको पता है उस जमाने में छांटी हो रही थी, बट आपको वो बस वो लक की बात होती है जो चलती है उस वक्त। आपको मालूम ही है ये कैसे सारी अपॉइंटमेंट होती है। उस जमाने में जरा इतनी पॉलिटिकल नहीं होती थी। अब तो बिल्कुल ही पॉलिटिकल, अब तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के करती है। बहरहाल, तो जो मुझे याद है, तो हम आ गए थे। मैं फिर यहाँ पर मुझे दाखिला एचएन कॉलेज में मिला। वहाँ पे मेरे वालिद पहले मुझे क्रेसेंट मॉडल स्कूल भी लेकर गए, लेकिन जब उन्होंने मेरा रिकॉर्ड देखा एकेडमिक और रिपोर्ट कार्ड्स और ये और वो, तो उन्होंने कहा ये बेहतर है आप उसको एचएन कॉलेज में क्यों दाखिल कराते। उनके जानने वाले थे वहाँ पर क्रेसेंट मॉडल स्कूल में। तो फिर हम वहाँ दाखिला हो गया। वो भी आपको पता है एक पूरा प्रोसेस होता है, बट आई वाज लकी। और फिर क्लास 6th में था मैं। फिर वहाँ से मैं पूरा जो स्कूलिंग थी मेरी, प्रेपरेटरी स्कूल या मिडिल स्कूल जिसे कहा जाता है, सीनियर स्कूल, वो फिर मैंने एचएन कॉलेज से किया। 1987-88 तक मैं वहाँ रहा। और जाहिर बात है वो भी एक बहुत अहम फेज था। लाहौर में हम जो है हमारा आबाई वतन भी था, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर जाहिर बात है ये एक बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं जी जिंदगी के। और आपकी जो शख्सियत, आपकी सोच, वो उसी तरह चलती है। तो बहुत कुछ जो है वो हुआ उस दौर में भी। जो सारे तकरीबन 8 साल का अरसा था बिफोर आई स्टार्टेड कॉलेज। तो कौन कौन से उस जमाने में आपके हमअसर थे, आपके कॉलीग्स थे, जो कि बाद में उन्होंने नाम भी कमाया? बहुत से लोग हैं। मेरी अपनी क्लास में डॉक्टर सरमद हुसैन होते थे। उन्हें ये जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारा दौर है, उस जमाने में वो उन्होंने PhD की जाके सरमद ने। बाद में मेरा एक और जो है क्लास फेलो था, वो MIT गया, फिर उसे वहां से भी PhD किया। अब वो वहाँ अमेरिका में ही होता है, गूगल
में था गालिबन, अब पता नहीं कहाँ है, वासिक बुखारी उनका नाम है, उनके फादर एमएनए होते थे बुखारी साहब या बागबानपुरा से। अच्छा। तो और उसके सीनियर्स बहुत सारे थे, वलीद इकबाल मेरे सीनियर थे, मेरे दोस्त भी बने, अल्लामा इकबाल के पोते जी जी, सलमान अकरम राजा, आप तो जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह, वो भी मेरे सीनियर थे। और फिर उनसे एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप जो है वो स्टार्ट हुई। फिर साहब बहुत सारे लोग, अभी अवैस लगारी, उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अच्छा ये भी जी में थे, मेरे दोस्त भी थे। अभी तो काफी ऐसे से हम मिले नहीं, लेकिन बहुत अच्छी हमारी दोस्ती थी और रही, वो हमेशा जब भी मिलते थे बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत से ऐसे नाम है, खुसरो बख्तियार, वो भी मेरे स्कूल के दोस्त हैं, तो वजीर शेर भी रहे हैं हर जगह। फिर ये बहुत सारे डाहाज और खिचीज और टिवानाज और ये वो पूरा एक पूरा फ्यूडल भी। और फिर ये उस वक्त एचएसएन की साख्त बदल रही थी, बहुत से लोग मिडिल क्लास से मेरी तरह भी आ रहे थे, प्रोफेशनल क्लासेस के लोग भी आ रहे थे। और मेरी जो क्लास थी ए लेवल्स की, वो तो तकरीबन उसमें से अक्सरियत जो है वो अमेरिका गई पढ़ने के लिए, और तकरीबन आधे अब वहीं हैं। तो अच्छा। बहुत ही उन्होंने नाम कमाया है, कोई फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, एक तो अमेरिका में बड़े वो पब्लिक सर्विस में भी हैं। दिलावर अब्बास बाइडन इंतजामिया के मुशीर भी रहे, वो मुझसे जूनियर थे। फिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त अली दयान हसन, ह्यूमन राइट्स वॉच के, वो पाकिस्तान में रहे कैंपेनर और रिसर्चर। और इस तरह कई मेरे दोस्त, कोई बहुत से वकील भी हैं, उनमें बैरिस्टर अहमद हसन शाह जो है, वो मेरे क्लासमेट थे, इस्लामाबाद में बड़े काबिल वकील हैं। बॉस्टन में अब्दुल्ला मलिक मुझसे जूनियर थे, वो भी अब एक लॉ फर्म के पार्टनर हैं। तो अलगरज एक पूरा नेटवर्क आपका बन जाता है, ये बहुत प्रिविलेज्ड होती है। लेकिन एचएसएन की कुछ डाउन साइड भी थी। एचएसएन में ये तबकाती निजाम बड़ा वाज़ेह था। मतलब जब मैं क्लास 6 में वहां पे गया था, तो बहुत से बच्चे जो होते थे वो कहते थे तुम कौन सी गाड़ी में आए हो। तो उस जमाने में हम जब आए थे, तो वो गाड़ी जो थी, हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी रावलपिंडी में। अच्छा। एक दिन वहां से कालरा हाउस, आपको पता था, वो जाड़ बेयाबान जंगल था। तो एनीवे हमने एक मेरे फादर के दोस्त थे, तो उनकी गाड़ी कुछ देर के लिए हमने उनसे बोरो की हुई थी, वो उस जमाने में मार्क 2 होती थी। अच्छा। तो वो बड़े इम्प्रेस हुए कि ये बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ी अच्छी गाड़ी में आया, तो बड़े वो। लेकिन उसके बाद हुआ कि कुछ ही हफ्तों के बाद वो गाड़ी वापस देती, और एक खटारा डेटसन जो थी, अच्छा, वो मुझे आती थी स्कूल में। तो फिर उन्होंने कहा तुम्हारी उस गाड़ी को क्या हुआ, ये तो बड़ी अजीब सी गाड़ी। तो ये एक चीज होती है, अभी भी होता है, ये तो है, और अभी भी और इस तरह के स्कूलों में होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दी है। लेकिन बाकी ये है कि कुछ अच्छे टीचर्स मुझे बहुत मिले एचएसएन कॉलेज में, उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी में बहुत गहरे नकूश छोड़े हैं। मिसल मेरे उर्दू के टीचर थे हजूर आलम, तो लखनऊ से था उनका ताल्लुक, अंगरखा पहन के वो आते थे। अच्छा, शाम को वॉक भी किया करते थे। तो उर्दू जो है क्लास 6-7 में उन्होंने पढ़ाई, और मैं समझता हूँ कि मैं उनसे मैंने सीखा। और उर्दू का जो लहजा, तलफ़ुज़, पढ़ना और शेर व शायरी, देखिए ना, क्लास 7 में उन्होंने वो हमें मशहूर शेर है, मगज को बाग में जाने ना दीजियो, कि वो परवाना जो है उसका नाक खून हो जाएगा, वो जाएगा और वो जो बाग में जाएगा रस चूसेगा, और वो फिर उससे मोम बनेगी, फिर मोमबत्ती जलेगी, शमा जलेगी, उसे गिर परवाना आएगा तो परवाने का खून हो जाएगा। तो इसलिए मगज जो है शहद की मक्खी को बाग में ना जाने दो, अच्छा, कि वो कहीं परवाना सके, पूरी एक ख्याल था। तो हजूर आलम साहब जो है वो मेरे फेवरेट टीचर थे, आई रिमेम्बर। फिर इसी तरह मेरे एक और बहुत अच्छे टीचर थे हिस्ट्री के, मेजर तारिक, मरहूम, अब तो अल्लाह उनको उनकी मगफिरत करे। तो वो भी बहुत ही काबिल उस्ताद थे। वो पहले पाकिस्तान की आर्मी में मेजर थे, ये एजुकेशन कोर में थे, तो पढ़ाते वाते थे। फिर उसके बाद वो फॉरेन ऑफिस में चले गए, उनकी 1-2 पोस्टिंग्स भी हुई ये भुट्टो दौर में ही। फिर आई थिंक वहां से वो छोड़ कर आ गए। कुछ उनके जो ख्यालात थे उन्हीं की बिना पे आई थिंक उनको फारिग कर दिया गया था। बड़े वो रेडिकल किस्म के ख्यालात थे। ताल्लुक उनका खैबर पख्तूनख्वा से था, तो वो बाचा खान के पैरवकार थे। बड़ा क्रिटिकल उनका व्यू था ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो वो इस तरह की बातें कहते थे। इकबाल की भी वो बड़े क्रिटिकल थे। मतलब वो बिल्कुल ही एक हमें टिपिकल मुताला पाकिस्तान वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ाते थे। राइट। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर, उन्होंने मुझे बहुत, वो मेरी उनसे फिर दोस्ती भी हो गई थी।
चंद एक स्टूडेंट्स उनके फेवरेट होते थे जो उनको घर बुलाते थे, किताबें देते थे, लिखवाते थे, एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे। देखिए कौन करता है आजकल, तक कोई ऐसा नहीं होता, ऐसा उस्ताद नहीं। तो मैं उनका यूसुफ जी के बहुत फेवरेट स्टूडेंट था, वो मेरे फेवरेट टीचर थे और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा, हिस्ट्री के बारे में, हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, जो हिस्ट्री की मिथ्स होती हैं उनको बस्ट करने का, बहुत सी चीजें जो हमें टेक्स्ट बुक में थी वो उसके बरखिलाफ पढ़ाते थे, और क्रिटिकल थिंकिंग उन्होंने मुझे सिखाई। तो मैं उनको बहुत मशकूर हूँ। फिर हमारे हेड मास्टर थे उस्मानी साहब, मेरी अंग्रेजी यकीन जानिए तो मैं लिखता हूँ, किताबें लिख ली हुई हैं, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि एचएन कॉलेज में अंग्रेजी की तालीम इतनी उम्दा नहीं होती थी। तो उस्मानी साहब जो थे उन्होंने फिर ए लेवल्स में, चूंकि हमने बहुत लिखना होता था, तो उन्होंने मेरी अंग्रेजी के जो एसेज होते थे उनकी वो इस्लाह करते थे, और शेक्सपियर वो पढ़ाते थे, शेक्सपियर के 2 प्लेज और 2-3 नॉवेल्स भी पढ़ाए उन्होंने। तो वो फिर उनसे जो मैंने सीखा अपनी तहरीर, जिस तरह वो काट के आज भी वो नक्श है मुझे कि कौन से वाला फ्रेज नहीं इस्तेमाल करना, कैसे जुमले की कंस्ट्रक्शन करनी है, टेंस कौन सा लगना है, वो इतनी अब डिटेल कमेंट्स देते थे और फीडबैक देते थे, और फिर मैं बार बार उनको लिख के 2-2 बार ठीक करके उनको देता था, एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स करता था ताकि वो चेक करें और मेरी अंग्रेजी इंप्रूव हो। और फिर वो यही हुआ कि ए लेवल्स की अंग्रेजी में मेरा A ग्रेड आया, और उनकी उसमें बहुत बड़ी काविश थी। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं नाम क्या लूं, डॉक्टर जाफरी थे, वो गालिब में उनकी PhD थी। अच्छा, देखिए गालिब स्टडीज में, तो गालिब का को समझने का शऊर जो था, ए लेवल्स में हमने उर्दू ले रखी थी, दीवाने गालिब के कुछ हिस्से हमारे कोर्स में थे, तो वो अक्सर कहते थे कि आपको ये समझ नहीं आएगी, वो समझाते थे, फिर वो शौक पैदा हुआ उनकी बात सुनने का, थोड़े से वो जिसे कहना चाहिए सार्केस्टिक भी थे, उनका एक खास सग्गी मिजाज भी थे, तो वो उन्होंने सिखाया। फिर असलम तारिक हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर थे, वो भी बड़ी क्लियरली पढ़ाते थे। अब वो भी मैंने सुना उनका इंतकाल हो गया, मैं मिला नहीं उनसे, बहुत साल गुजर गए, तो उन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट उनकी वजह से आया। तभी फिर ए लेवल्स के बाद मैंने आगे अपनी जो मेन डिग्री है वो इकोनॉमिक्स में की। ओके, राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आप गालिब को में PhD के वाले उस्ताद, और फिर एक टीचर जिनका बैकग्राउंड लखनऊ से था, तो यही चीज आपको खींच के इंडिया भी ले गई, और आपने बाद में किताब, उस पे आते हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे उस पे। और आपकी वालदा से एक दफा मेरी गुफ्तगू हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि ये लिखने का शौक कैसे आपको हुआ, तो वो खुद भी एक राइटर हैं, तो वो कहती जब मैं लिखती होती थी तो ये मुझे देखता होता था बैठ के, एंड ही यूज्ड टू और उससे आपको शौक पैदा हुआ? जी बिल्कुल, आपके अंदर बिल्कुल शौक पैदा हुआ, जाहिर बात है। माँ बाप तो, और खुसूसन वालिदा जो होती हैं घर पे, बिल्कुल, वालिद तो हमारे बहुत मसरूफ होते थे दिन रात। जब वो थे एडवोकेट जनरल तो सुबह जाते थे और रात तक दफ्तर में बैठे रहते थे, जब जज थे तो तब आते थे, दफ्तर से आ जाते थे, फिर अपने कमरे में वहां बैठ के तो जजमेंट्स डिक्टेट करवाया करते थे। किताबें में भी, हाँ, किताबों के ढेर लगे होते थे, और वो स्टेनोग्राफर आया होता था, वो अपना वो काम जो उनका जारी होता था। तो लेकिन वो एक माहौल जो होता है, मेरी वालिदा बिल्किस रियाज जो है, उनको भी शौक था लिखने का, उन्होंने बहुत लिखे भी है, बहुत ढेरों किताबें, सफरनामे वगैरह, लेकिन एक अदबी माहौल था। मेरे उनके एक भतीजे थे नजीब अहमद, बहुत उम्दा शायर, अब उनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा। एक मेरी कजन थी, मेरी अम्मी की भतीजी नरगिस कंवल, वो भी शायरा थी, साहिब दीवान थी। अच्छा। तो वो मेरी बड़ी फेवरेट बाजी थी, क्योंकि वो मुझे शेर व शायरी पढ़ाती थी, शेर समझाती थी, चुटकुले लतीफे, बड़ा पेट्रोनाइज करती थी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। अच्छा। तो जितने भी छोटे बच्चे होते थे उनके साथ बहुत, तो वो मेरी उससे बहुत दोस्ती थी बचपन से। तो जाहिर बात आप एब्जॉर्ब करते हैं। फिर मेरे वालिद के, चूंकि मेरे वालिद जब वकील थे तो वो आर्ट्स काउंसिल लाहौर के लीगल एडवाइजर थे। अच्छा। तो उस जमाने से उनका पूरा ये आर्ट्स काउंसिल में, ये 70s की मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर ही बिकेम असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, तो 60s और 70s में। तो उनके जो उस जमाने के दोस्त थे, मसलन खालिद सईद भट्ट, जो कि बहुत बड़ी शख्सियत थे, PNCA के बाद में वो बने, PTV में भी थे, आर्टिस्ट भी थे। डॉक्टर अनवर हजाद, इंटेलेक्चुअल जायंट, राइटर बड़े अच्छे थे, राइटर, प्ले राइट, और मुसन्निफ, डांसर। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड था। वो हम उनके साथ, उनका भी आना जाना था, बहुत आना जाना। हर हफ्ते जुमेरात, उस जमाने में जुम्मे को छुट्टी होती थी, तो जुमेरात की इवनिंग हमारी उनके साथ होती थी। ओके। तो एक हफ्ता हम उनके यहाँ जाते थे, एक हफ्ता वो आते थे। उनकी वाइफ थी
रत्ती सजाद, जो भी खुद भी लिखती थी, और वो मौसीकी की बड़ी दिलदादा थी, पुरानी फिल्मों की बहुत दिलदादा थी, तो और वो बहुत हमें प्यार करती थी। वो भी उनकी औलाद नहीं थी, अच्छा। तो हम उनके बच्चों की तरह थे। लेकिन अनवर अंकल जो थे, मेरा उनसे बहुत एक स्पेशल रिलेशनशिप बन गया था। मेरी टीन्स की मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत फैसिनेट होता था, क्योंकि वो भी लिखते रहते थे। वो आते भी थे तो वो कहते थे कि जब वो हमें मिलने के जाते तो वो अपना, उनके हाथ में एक किताब होती थी, तो कहते थे मैं आधा पौना घंटा कुछ लिख रहा हूँ, खत्म करूंगा। तो वो दूसरे घर में बैठ के अपनी वो लिखे जाते थे। तो मैं बड़ा, फिर मैं उनसे सवालात करता था, उनकी किताबें छपती थी, उनकी रूनुमाई होती थी। तो मैंने उनसे जितना कुछ, मैं समझता हूँ कि मैंने उनसे इतना सीखा है कि मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तहजीब के बारे में, तहजीब के इर्तिका के बारे में, तारीख के बारे में, अदब के बारे में, फ़नून लतीफ़ा, शोरा, अदीबों की जिंदगियां, उनके सारे दोस्त भी थे, उनके हमअसर थे सारे, इंतज़ार हुसैन और बड़े बड़े नाम जो थे, और बानो कुदसिया, ये सारे उनकी, ये कुछ के बारे में बड़े वो क्रिटिकल भी होते थे, लेकिन मुझे वो बहुत तवज्जो देते थे क्योंकि मैं इंटरेस्ट लेता था। उनके बाकी और भी बड़े भतीजे भांजियां थी, वो इतने इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो आई वाज यू नो इन अ वे डिफरेंट। तो मेरा ये आप यूं समझिए कि 20 साल की उम्र तक मेरा उनके साथ एक फॉर्मेटिव ईयर्स में अनवर अंकल मेरे सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल जो है वो इंस्पिरेशन थे, आज भी हैं। मैं उनको याद करता हूँ। बाद में फिर मैं चला गया बाहर पढ़ने, बिछड़ गए, हालात बदल गए, वो भी चले गए यहाँ से, दोस्तियां भी हमारी टूट गई। फिर इसके अलावा मेरे फादर तो जो है खालिद अब्बास डार, वो भी हमारे दोस्त थे। एम शरीफ एक और प्ले राइट थे, एक्टर भी थे, ठीक है ना, फारूक जमीर, तो ये हमारे घर में होते थे। तो और हम उनके घरों में जाते थे। तो मेरे वालिद की बड़ी एक वाइड सोशल सर्कल था, सिर्फ जजों और ब्यूरोक्रेट से हमारा मिलना जुलना नहीं होता था। वो खुद भी कदर करते थे इन लोगों की, मेरी वालिदा भी करती थी, तो वो एक माहौल मिला। फिर मेरी वालिदा के अपने जो मेंटोर्स थे वो अहमद नदीम कासमी थे, अच्छा, जो कि इतनी बड़ी एक कदावर शख्सियत थे, प्रोग्रेसिव राइटर से लेकर वो फनून रिसाला निकालते थे, ये मजलिस तरक्की अदब में कितने साल वो रहे। तो मैं अपनी वालिदा के साथ उनके वहां दफ्तर भी जाता था, स्कूल से मुझे पिक करती थी और वहां चली जाती थी। उनसे कभी मिलना होता था, कोई इस्लाह होनी होती थी, कुछ अफसाना छपना होता था, कोई राय लेनी है, फ्लैप लिखवाना है। तो फिर वहां कासमी साहब के यहाँ तो मजलिस लगी होती थी, अमजद इस्लाम अमजद, अताउल्लाह कासमी, नजीब अहमद, खालिद अहमद, परवीन शाकिर, ये सारे लोग जो थे उनका हल्का था। तो मैं फिर उस आप समझिए कि 12-13 साल की उम्र से आई गॉट टू नो कासमी साहब। और जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ, 2000 मेरे ख्याल से 2006 में उनका इंतकाल हुआ, या 2005 में उनका इंतकाल हुआ, तो उस वक्त तक मेरा उनसे मोहब्बत का रिश्ता रहा। और उन्होंने मुझे बहुत, जिसे कहते हैं, तवज्जो भी दी, इनकरेजमेंट भी दी। अगरचे कि मैं उनके उस लेवल पे नहीं आया, उनका एक ख्याल था कि शायद मैं कोई फिक्शन लिखूंगा, लेकिन मैं किसी और डायरेक्शन में लिखा। लेकिन ये कि वो खुद भी कॉलम निगाह थे, तो उन्होंने बड़ी, जो मेरी तहरीरें थी मैंने उनको भी दिखाई, उन्होंने बड़ी अप्रिशिएट भी की। उनकी मुंह बोली बेटी थी मंसूरा अहमद, तो वो भी, जिसे कहते हैं, मेरी उनसे भी बहुत दोस्ती थी। तो अलगरज ये बहुत अच्छे दिन थे हमारे, और बहुत खूबसूरत यादगार साल थे जिंदगी के, बड़े अहम, जिसे मैं कहता हूँ फॉर्मेटिव ईयर्स थे। तो ये लाहौर की सरगर्मियां थी। अच्छा, ये जो आपने अभी सारा एक अपना बैकग्राउंड नक्शा खींचा, उससे मुझे काफ़ी, मैं एक सवाल पे आना चाह रहा था, मुझे उसका जवाब मिल गया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने लॉ को क्यों ज्वाइन नहीं किया? तो मेरे ख्याल में आपके पास इर्द गिर्द इतनी सारी दिलचस्पियाँ और उस तरह की चीज़ें थीं कि आपका उधर शायद ध्यान ही नहीं गया, या उसने आपको इंस्पायर नहीं किया उस तरीके से, क्योंकि फादर हर वक्त ही उस, देखिए, इस तरह से है तारिक के, मेरे फादर की तो बहुत ख्वाहिश थी कि मैं लॉ करूं। जी, वो कहते रहते थे, वालिदा भी कहती थी, क्योंकि मेरे दादा भी वकील थे। यू आर द ओनली सन। हाँ, मेरे दादा जो थे वो कोयटा में 1935 के जलजले के बाद वहां पे सब शहर तबाह हो गया था जी, सब मर खप गए थे, तो अपॉर्चुनिटीज को भी थी, मुसलमान नए नए वो लॉयर बने हुए थे, तो वहां मुंतकिल हो गए थे। फिर वहीं पे वो रहे, मेरे वालिद, मेरी फुफियाँ, सबकी पैदाइश कोयटा में हुई। हाँ जी। और वो फिर वहाँ पे जो है लीगल काउंसिल भी थे, जो म्यूनिसिपैलिटी के लीगल एडवाइजर भी थे, स्टैंडिंग काउंसिल होते थे उस जमाने में, स्टैंडिंग काउंसिल, तो ही वाज अ स्टैंडिंग काउंसिल देयर। तो वो कहते थे कि भाई तुम्हारे खानदान की बात है, लेकिन मुझे उस वक्त ये एहसास था कि
चूंकि मेरे फादर भी बाद में जज बन गए 1984 में, जस्टिस जावेद इकबाल और जस्टिस मुजद्दिद मिर्जा थे, आई थिंक चीफ जस्टिस पे जावेद इकबाल थे। तो मुझे ये एक तो आपको पता है कि टीन्स में आपको रिएक्शन भी होता है अपने पेरेंट्स से। हाँ जी, आप चाहते हैं आपकी मुख्तलिफ शनाख्त, लेकिन मुझे एक चीज का बहुत रिबेलियस रिबेलियस एक स्ट्रीक थी। लेकिन एक और इशू भी था, मुझे ये था कि मैं अगर ये करूंगा तो मैं मुझे हमेशा ये समझा जाएगा कि चूंकि मेरे वालिद जज हैं, पाकिस्तान में आपको पता ना जजों के बेटे और दामाद जो हैं वो वकील बड़े कामयाब बनते हैं या वो जज बन जाते हैं या वो जो भी होता है, तो मुझे वो निज़ाम तो समझ आ गया था। आई वॉज part of that. I will say I was a smart kid. I figured it out by say 18, 19 years old. बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मैं तो सारी उम्र उस चीज में ही रहूंगा, तो मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बना सकूंगा। ये तो अब ज्यादा तो वो जो मिलियंस एंड बिलियंस का एक अट्रैक्शन थी, उसने आपको अपनी तरफ नहीं खींचा? नहीं, इतनी नहीं खींचा। देखिए ऑनेस्टली वो अट्रैक्शन कभी, ज्यादातर तो लोगों को, देखिए मुझे नहीं रही वो अट्रैक्शन, अभी भी नहीं है। अगर मैं तो जिस फील्ड में गया था, अगर फर्स्ट कीजिए मेरे बहुत सारे, जैसे मैं तो बाहर पढ़कर पाकिस्तान आ गया था और मैंने आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में नौकरी की, फिर मैंने सिविल सर्विस की। मेरा हमेशा पब्लिक सर्विस का, या उधर आते हैं पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कि मुझे पब्लिक सर्विस का शौक था। मिलियंस बिलियंस वाला जो काम है उसमें पब्लिक प्रो बोनो, आप भी पता नहीं कितना केस करते हैं, मेरे ख्याल से इक्का दुक्का ही करते होंगे। अक्सर ऐसा ही होता है। नहीं वो करते हैं, अनलेस कि आप ह्यूमन राइट्स लॉ की फील्ड में चले जाएं। हाँ जी जी, सारी बात है, लोगों ने अपनी लाइवलीहुड भी तो कमाना होता है, रोजी रोटी भी तो। हाँ, लेकिन मैं वो उस तरफ माइल नहीं था। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मैंने नहीं इंतखाब किया। आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ। फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज चले गए, वहां पे भी आपके बड़े लोग आपके साथी बने, दोस्तियां हुई जी। ये एचएसएन कॉलेज में जब मैंने जो है ख़त्म किया, अपनी ए लेवल्स किया, और मैंने उस वक्त जो है अपने ए लेवल्स की क्लास में ह्यूमैनिटीज़ में टॉप किया था जी। तो आई हैड ऑल एज, जो कि पता नहीं कितने 10-12 साल के बाद आए थे। यूजुअली ह्यूमैनिटीज़ उस जमाने में ये नॉर्म नहीं थी। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स मुश्किल होते हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, लिटरेचर, ये वो। तो मेरा शौक था, मेरी इंक्लिनेशन थी, वो भी मुझे मेरे जो हिस्ट्री के टीचर थे उन्होंने कहा था वो करो जहाँ तुम्हारा एप्टीट्यूड है। तो उन्होंने कहा तुम्हें हिस्ट्री का शौक है, तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ में, तो तुम वहाँ जाओ। तो और फिर मैं अपने स्कूल में बेस्ट लीविंग, सेकंड बेस्ट लीविंग बॉय भी था। मुझे मेडल भी मिला, जुबली मेडल कहलाता है वो, रिवा जुबली मेडल। तो फिर मैं वहां से गवर्नमेंट कॉलेज चला गया। तो मैंने यूएस नहीं अप्लाई किया था, मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स जो थे उन्होंने यूएस अप्लाई कर लिया था। और फिर मैं तारिक जो है चला गया, और उसके बाद ओ लेवल्स की बात कर रहे हैं? ए लेवल्स की बात जी। तो थर्ड ईयर में मेरा आप सीधा दाखिला हुआ, क्योंकि एफए के बराबर होता है ए लेवल्स। तो थर्ड ईयर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में गुजारा, एक साल पूरा। तो वहां पे ये डॉक्टर हसन अब्बास, जो कि अब बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, हाँ, सीनियर थे मेरे, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसामा सिद्दीक जो राइटर हैं वो भी मेरे हमअसर थे, और भी बहुत सारे लोग, कुछ एचएसएन के भी थे। मसलन एक ब्यूरोक्रेट है शहरियार, जो कि अब एक सीनियर अभी सेक्रेटरी लगे हुए हैं, वो भी वहाँ थे। और भी बहुत सारे, अब्बास ताबिश जो है एक बहुत मशहूर शायर, वो भी मजलिस तरक्की अदब में, तो वो सीनियर थे मेरे, और वो एक मैगजीन वहाँ पे एडिट किया करते थे, तो मैंने वहाँ भी उनके लिए भी लिखा। तो ये बहुत कुछ वहाँ पे मैंने वो हुआ सारा कुछ। लेकिन ये हुआ कि फिर मुझे उस दौरान में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला मिल गया जी। तो फिर मैंने थर्ड ईयर कंप्लीट किया और मैं लंदन रवाना हो गया। उधर बीए किए बगैर ही आपको दाखिला मिल गया? जी, ए लेवल्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, बिल्कुल। तो वहाँ दाखिला मिल गया और फिर मैं लंदन चला गया अंडर ग्रेजुएट। वहाँ पे आपने क्या सब्जेक्ट्स पढ़े? मैंने वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बीएससी ऑनर्स किया। राइट। तो 3 साल रहा हुआ है। और फिर उसके बाद मैंने वो ख़त्म किया, तो उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स भी वहीं से किया, मास्टर्स एमएससी किया इन सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो मेरा रुझान ये था कि मैं
इस साइड पे पॉलिसी और प्लानिंग, यहाँ पे कुछ दुनिया को बदलने का शौक था। हाँ, उसी वक्त एक वो जिसे कहते हैं, अभी भी है आपके अंदर। हाँ वो अब उतना नहीं रहा, अब क्या ले, हाँ है तो सही, है तो बिल्कुल, सही मैं ना। एडमिट नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हर वक्त कुछ ना कुछ यही हाँ, दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन सारी बातें आपको लिमिटेशंस भी पता लग जाती हैं, ऑब्वियसली। आटे दाल का भाव भी पता लग जाता है। तो वो मेरा बहुत एक जिसे कहना चाहिए नौजवानी का अरसा था। लंदन मुझे इसीलिए बहुत पसंद है और मुझे वो दूसरा घर लगता है। तो उसकी गलियां, उसकी मुख्तलिफ इलाके, इन सबसे वाकिफ हूँ, ज़बानी भी जा सकता हूँ, कोई नक्शा देखने की जरूरत नहीं है, अंडरग्राउंड में बैठ के मुझे पता है कहाँ जाना है। लेकिन जाहिर बात है कि वो एक बहुत दिलचस्प किस्म की जगह था, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो बिल्कुल शहर के वस्त में है, बिल्कुल, और बहुत ही डाइवर्स किस्म की उसकी इंटेक थी, बहुत से पाकिस्तानी भी थे वहाँ। तो मेरे ये मसद सलमान तासीर साहब के जो 2 बच्चे हैं, शान तासीर और सारा तासीर, वो मेरे वहाँ पे क्लासमेट्स थे, हमने इकट्ठे थे, और भी बहुत मेरे फ्रेंड्स थे। हसन तारिक रहीम जो कि ख्वाजा तारिक रहीम के बेटे हैं, जो फौत हो गए, मेरे वो बेहतरीन दोस्त थे। अच्छा। एक और हमारे दोस्त थे, वो भी देखिए इत्तेफाक की बात है, वो भी नौजवानी में चले गए। हसन उनका नाम था, एचसन कॉलेज में मेरे सीनियर थे। एक और मेरे एचसन कॉलेज के सीनियर थे महमूद जंजुआ, जो अभी हबीब बैंक में बहुत सीनियर ओहदे पे फाइज हैं। तो मैं आपको ये नेम ड्रॉपिंग भी कर रहा हूँ, आपको पता नाजरीन को पाकिस्तान में बड़ा पसंद आता है कि कौन किसको जानता है, तो मैंने कहा मसाले के लिए भी जरूरी कर दिया जाए। और इसके अलावा बहुत से इंडियन मेरे वहां पे बहुत अच्छे दोस्त बने बॉम्बे से, और इतने अच्छे दोस्त बने कि आपको पता कि मैं 1990 में अपने वालिदैन की सख्त मुखालिफत के बावजूद मैं इस्लामाबाद गया। मैंने वीजा खुद लगवाया, 6 घंटे में क्यू में खड़ा रहा, अपने दोस्तों से खत लिखवाया, और उस जमाने में देखिए मुझे वीजा भी मिल गया। हाँ, खत लिखवाना पड़ता था, खत आया पूरा, इनविटेशन, उन्होंने कहा कि आप आए हमें मिलने के लिए, तो मैंने वो खत पेश किया। 6 घंटे में सुबह 6 बजे पहुंच गया था, कहीं 12 बजे मेरी बारी आई। अच्छा। और वीजा लग गया, और मैं एक्चुअली चला गया। गर्मियों की छुट्टियां थी, गालिबन जुलाई अगस्त का ही। कहाँ गए? बॉम्बे और पूना, तो 2 ही वो वीजा था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ही वहां थे। तो वो रेशाद फोर्ब्स एक पारसी थे, वो लॉयर बन चुके हैं, यूरोप में कहीं रहते हैं, बड़े अरसे से नहीं मिला। लेकिन एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी नाहिद करीम जी, वो भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स होती थी, वो अब बॉम्बे में लॉयर है आपकी तरह। पारसी है? नहीं, नाहिद करीम जी इज बोरी, आई थिंक। अच्छा, बोरी बॉम्बे की डाइवर्स है ना कहानी। तो वो उस बिल्डिंग में रहती थी जहाँ पे हेलन एक्टर जो है उस बिल्डिंग में रहती थी। हाँ, तो मैं उनसे भी मिला था एक बार, वो अपनी गाड़ी से निकल रही थी। हाँ, जो सलमान खान वगैरह की सौतेली वालिदा है। तो वो मैं वहां चला गया, और मेरे वालिदैन ने कहा क्यों जा रहे हो, और ये अकेले जा रहे हो, दुश्मन मुल्क, और ये वो। मैंने कहा हम जाएंगे, क्योंकि अच्छा, फिर और भी मेरे वहां पे 3-4 और भी फ्रेंड्स थे। लेकिन मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और मेरे लिए आई ओपनिंग तजुर्बा था वहां जाने का। तो फिर लंदन में फिर उसके अलावा जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो वहां भी एक मेरे डीएमजी के सीनियर थे हसीब अख्तर कलामी। आप दिलीप कुमार से भी मिले थे, लेकिन वो बाद में आप मिले जब आप अपनी किताब लिख रहे थे, तब जाके सारा बाद में दिलीप कुमार मिला था। बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान भी आए थे दिलीप कुमार। हाँ, नहीं, वो तो आए थे मेरे वाले, लेकिन आप वहां से मिले, उनकी तस्वीर भी है दिलीप कुमार के साथ। तो वो तो आपको पता है उनके, तो वो क्या फैन गर्ल्स, फैन बॉयज थे मेरे वालिदैन की जनरेशन। तो वो दिलीप वो तो पूछते थे। बिल्कुल। तो मैं जो है वहां पर, लेकिन जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो उस वक्त मैं अपनी जो क्लास था उसमें वो एक मिड करियर प्रोफेशनल्स का मास्टर्स था। ये सारे लोग जो थे, मेरे ख्याल से आई वाज द यंगेस्ट, मेरी उम्र 22 साल थी उस वक्त, 21 साल की उम्र। ये सारे प्रोफेशनल थे, कहीं फील्ड्स में काम कर रहे थे वहां से। 5 तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थे। अच्छा। 3 पाकिस्तान के डीएमजी से थे वहां पर, और कोई इथियोपिया का सिविल सर्वेंट था, कोई अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से आया हुआ था। अच्छा। कोई इंग्लिस्तान की, कोई एनजीओ से, पब्लिक सर्विस से, और मैं एक नन्ना मुन्ना 21 साल का वहां पहुंच गया हुआ था। बहरहाल वो फिर आपको ये जो जिंदगी में एक ट्रेनिंग होती है कि अपने से बड़े लोगों के साथ कैसे बात करनी है और सीखना है। बिल्कुल। तो कुछ लोगों के साथ मैं ताल्लुक रहा। उसमें एक कपल था, गजेंद्र और रुकमनी हल्दिया, राजस्थान के ऑफिसर्स थे वो, कैडर के। अच्छा। तो उनसे मेरी खतो किताबत भी जारी रही, और बड़े अच्छे मनंज किस्म के लोग थे।
और मेरे टीचर्स को तो लॉर्ड मेघनाथ देसाई जो थे वो मेरे ट्यूटर थे, जो कि जिनको के बाद में बड़े प्राइजेस वगैरह मिले, और वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। जी हाँ। तो इसी तरह निक स्टर्न, आपने नाम सुना होगा, जो बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी रहे। वो निक स्टर्न बड़ी उन्होंने गवर्नमेंट में एडवाइस किया, वो हमारे इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। तो इस तरह के बहुत नाम वहाँ पे जो है LSE में वो टीचर्स रहे, और फिर बड़े फील्ड से बड़े लोग आए हुए थे। तो ये सब कुछ किया मैंने, और ये इसी तरह मेरी ये तो एजुकेशन की स्टोरी है। बाय चॉइस आपने ये चुना, ये जो मास्टर्स था? बिल्कुल, अब बाय चॉइस चुना। और मेरे ख्याल से मुझे जो ज्यादा खुशकिस्मती की ये बात थी कि मेरे पेरेंट्स से मेरा बिल्कुल ट्रस्ट किया। पहले मेरे वालिद, जब मैं A लेवल्स में, उन्होंने मुझे साइंस में दाखिल करवाया था। उन्होंने कहा था कि साइंस पढ़ो, तुमने क्या आर्ट्स में जाना है, क्योंकि वो कहते थे उस जमाने के पढ़ो फारसी और बेचो तेल। ठीक है। तो मैं दाखिल हुआ, मैंने वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एड मैथ्स के सब्जेक्ट्स लिए। लेकिन मेरा कुछ ही हफ्तों के बाद मेरे वालिद की उस वक्त बहावलपुर बेंच में पोस्टिंग हुई थी। अच्छा। तो वो लाहौर से गए हुए थे, तो पीछे से मैंने चेंज कर लिया। वो आए और उन्होंने कहा तुमने क्यों ऐसा किया, देखो गुस्ताख और बददिमाग और ये और वो। अच्छा। पर वो मेरे टीचर्स ने मुझे कहा कि तुम्हारा ये एप्टीट्यूड है। तो फिर मेरे हिस्ट्री के टीचर उनको आके मिले भी, उन्होंने कहा कि देखें ये जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि इसका रुझान इस जानिब है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर ये अच्छे ग्रेड्स दे रहा है, पढ़ता है, तो पढ़ता रहे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, आप पाकिस्तान वापस आ गए। आपने आते ही फिर सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया, या पहले आप कह रहे थे कि आपने आगा खान रूरल? जी, मैं आते मैंने वहीं से अप्लाई किया, आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। उस वक्त एक बहुत, उसका नाम 10 साल हो चुके थे, और उसका एक नाम बन चुका था दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान में। उन्होंने बहुत गरीब और बहुत दूर दराज के इलाके थे। अभी तो लोग जाते हैं वहाँ, टूरिज्म हो रहा है बड़ा, उस जमाने में तो पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था। तो वहां पे उन्होंने देही कबीले के साथ काम किया हुआ था, तो मैंने उसको अपने मास्टर्स के थीसिस के लिए इंतखाब किया उसका। तो उसकी स्टडी की, मैंने कहा तो बड़ी दिलचस्प जगह है। मैंने अप्लाई किया, मुझे वहां पे जॉब मिल गई। तो मैं आया लाहौर और कुछ ही दिन रहा और सीधा गिलगित पहुंच गया। अच्छा। सितंबर 1992, आई वाज 22 इयर्स ओल्ड। अच्छा। तो और मैं वहां सीधा गिलगित पहुंच गया, और 2 साल में रहा वहां पर, 2-2.5 साल रहा। और वहाँ भी मेरे बड़ी अच्छी, जिसे कहते हैं, सीखा भी, और बहुत रिलेशनशिप्स। शुएब सुल्तान खान, जिनका कि बहुत बड़ा नाम है डेवलपमेंट की दुनिया में, और इंटरनेशनली वो रिकग्नाइज्ड है। वो हमारे उस वक्त CEO थे, और वो सारा उसके सरबराह थे। अच्छी पे देते थे आपको? मेरी पे इतनी अच्छी थी आपको आप हैरान होंगे। उस वक्त मेरी पे थी 8,000 रुपया। अच्छा। बट वो रहना वहना फ्री होगा? वो भी नहीं था। अच्छा। तो 2,000 जाता था हॉस्टल में, 2-3 हजार जो है वो खाने पीने में खर्च होता था, फिर भी 1-2 हजार बच जाता था। अच्छा। ये वो जमाने थे। फिर मेरी पे 10,000 हो गई थी, फिर 15, फिर 20 तक मैं पहुंच गया था। कितना अर्सा काम किया? 2.5 साल। हाँ। तो उसके दौरान ही आपने, प्रोबेशनरी पे होती है, तो उस दौरान ही आपने फिर डिसाइड कर लिया क्या? हाँ, फिर CSS का किया। आपको पता है, जैसे कहा जाता है कि भाई CSS, आपको पता है कि तारीख, वो जमाना वो था, ये 80s 90s का, कि उस वक्त इतनी चॉइसेस नहीं थी, डीरेगुलेशन नहीं हुई थी, मीडिया नहीं था, टेलीकम्युनिकेशन नहीं थे, बैंकिंग एक्सपैंड नहीं हुई थी। यही 4 बैंक से, नेशनल बैंक और हबीब बैंक, और ये तो बाद में सारी प्राइवेटाइजेशन हुई और बैंक्स नए आ गए, तो चॉइसेस लिमिटेड होती थी। तो पाकिस्तान में आप यही कहते थे, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, CSS कर लें या वकील बन जाएं। वकील तो मैंने कहा नो, डॉक्टर इंजीनियर में बन नहीं सकता था, साइंस सब्जेक्ट्स नहीं थे। लेकिन फिर CSS का, फिर मुझे पेरेंट्स का भी सारी बात है, वो एक माहौल होता है, सब कहते हैं जी बड़ी अच्छी। और मुझे ऑनेस्टली, मुझे खुद भी शौक था। शौक ये था कि मेरा उस वक्त एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, मासूमाना या नाइव ख्याल था कि आप जाके दुनिया बदल करेंगे। मेरा एक इंटरव्यू भी छपा हुआ है, जब मैंने CSS का इम्तिहान किया था, कि आवाम की खिदमत के लिए CSS किया है। अच्छा। जंग में लगी थी। अच्छा। तो फिर बाद में पता लगा कि खिदमत विदमत कम ही होती है, अपनी लोग खिदमत ज्यादा करते हैं, या निजाम अपनी खिदमत खुद कर होता है। लेकिन भारत बहुत अच्छे पब्लिक सर्वेंट्स भी हैं जो बड़े अच्छा काम करते हैं, मैं बिल्कुल डिसमिसिव नहीं हूँ। लेकिन ये कि वो, फिर मैं इस दौरान तैयारी शुरू की, फिर मैं कुछ महीनों की लीव ली, लाहौर आया, दिन रात पढ़ाई की, घोटे लगाए किताबों के, नोट्स के, और 93 में मैंने इम्तिहान दिया, 93 के एंड में, और 94 में मेरा रिजल्ट आ गया।
94 के एंड में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई हमारी यहाँ लाहौर में सिविल सर्विसेज एकेडमी में। तो उसके बाद आप पहली पोस्टिंग आपकी तो मरी में हुई थी? मेरी हुई जी सरगोदा में, मैं एसी अंडर ट्रेनिंग था। अच्छा। वो रहा मैं वहाँ पर तकरीबन 1 साल से कुछ ऐसा कम, फिर साहिवाल में रहा, फिर वजीराबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरावाला में, और फिर मरी। ये मेरी 4 फील्ड पोस्टिंग्स थी, और आई ओपनिंग, लाइफ चेंजिंग, माइंड बेंडिंग जिसे कहा जाता है। नहीं तो जब आप मरी में गए तो वहाँ पे आपके काफी एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शंस हुए आपके शहबाज शरीफ साहब के पास? वो पहले से शहबाज शरीफ, मैं इसी वजीराबाद था तो फ्लड आया था जैसे आजकल आए हुए हैं। जी जी जी। तो मैंने वो वजीराबाद का, चूंकि मैं असिस्टेंट कमिश्नर था तो मुझे आगे कर दिया। अफसरों सब डरते थे, ये नया नया वो जमाना था जब शहबाज शरीफ हथकड़ियां पहना दिया करते थे। तो उन्होंने कहा जी इन्हों ऐसी हो गए करो, इसी को पकड़ लेगा। Anyway, I gave him a presentation with clarity, confidence. 1-2 बात उन्होंने कुछ ऐसी कही तो मैंने उनको चेक भी किया। बाद में मेरे डीसी ने कहा आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए सीएम को। सेक्रेटरी सीएम थे, उन्होंने कहा आप जब सीएम बात कर रहे तो आप इंटरप्ट नहीं करते, आप जवाब नहीं देते हैं। मैंने कहा जो करना कर लें। Anyway, शहबाज साहब आई थिंक उससे खुश हो गए। दिल में उन्होंने कहा अच्छा ये तो बड़ा वेल स्पोकन, वेल टर्न्ड आउट, बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो उन्होंने मुझे ये 1998 में मरी में राइट्स हुए थे, टोल टैक्स लगाया था इन्होंने। अच्छा। एंट्री जो टैक्स नहीं होता मरी में जाते हैं जाने के लिए, तो इन्होंने उसका रेट बढ़ा दिया था। तो वहां पे लोकल्स ने जाकर हंगामे किए और असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर जो कि पुरानी कलोनी बिल्डिंग जिसको आग लगा दी, वहां पे भी क्राइसिस पैदा हो गया। वहां पे एसी को बदल दिया गया। अब वहां पे नए एसी का इंतखाब होना था, उसके लिए मुझे आई वाज शॉर्ट लिस्टेड। अपेरेंटली द चीफ मिनिस्टर सेड कि इसको वो मैं वजीराबाद में जो मिल गया उसको वहां पे लगा दो। अच्छा। तो he had confidence in you कि आप जाके इसको कंट्रोल। चीफ सेक्रेटरी ने मेरा इंटरव्यू भी किया थोड़ा बहुत। खाली एजेड के शेरदिल होते थे उस जमाने में। तो उन्होंने अपने घर पे बुलाया, उन्होंने कहा मैंने 2-3 इंटरव्यू कर लिए तो हम तुम्हें मरी भेज देंगे, तुम तैयारी कर लो। तो फिर दैट्स हाउ आई लैंडेड इन मरी। आई लैंडेड इन मरी जबकि वहां पर बेसिकली इंतजामिया और अवाम के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। अच्छा। और बड़ी टेंस माहौल था उसमें। फिर आई लैंडेड, आई टुक चार्ज, सेटल थिंग्स। तो फिर उनका ये शरीफ ब्रदर्स का तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता था मरी में। नवाज शरीफ भी वहां पे हर हफ्ते आते थे। शहबाज शरीफ भी आते थे, और दोनों का बड़ा इंटरेस्ट था कि वो कहते थे कि मरी एक मॉडल टूरिज्म डेस्टिनेशन होनी चाहिए, उसकी एक स्ट्रीट लाइट जलनी चाहिए। बल्ब गिना करते थे उनके स्टाफ आगे के एसी ने वो चेक किया कि नहीं किया, कितनी स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, फूल लगे हुए कि नहीं लगे हुए, सफाई कैसी है, पानी के तालाब जो कश्मीर पॉइंट पे उनकी मतवाते सफाई हो रही कि नहीं। मरी का अस्पताल, खैर अभी भी मरी के अस्पताल में मैंने देखा, अभी मरियम नवाज गई हुई थी वहां पर, वो मसला अभी तक चल रहा है। बहरहाल उसमें मैं आपको दिलचस्प एक बात बताऊंगा कि जो चीफ मिनिस्टर की बात थी, तो वो आया करते थे, ब्रीफिंग्स दिया करते थे, और जारी पता उनको अच्छी रिपोर्ट्स भी जारी थी। तो एक बार उन्होंने मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया कि मरी में वो किसी इंस्पेक्शन में गए या लोगों ने शिकायत की कि दवाइयां नहीं है वहां पे। तो उन्होंने कहा दवाइयां क्यों नहीं है? तो सेक्रेटरी हेल्थ भी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा ये तो प्रोक्योरमेंट का निजाम सेंट्रलाइज है, पंजाब से हेल्थ डिपार्टमेंट दवाइयां प्रोक्योर करता है और जिलों में बेचता है। वो आते आते हफ्ते महीने लग जाते हैं, 3-3 महीने बाद दवाइयां पहुंचती हैं। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? मैंने कहा उसको डिसेंट्रलाइज करें। तो उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को कहा, सेक्रेटरी हेल्थ थोड़े से नाराज, उन्होंने कहा ये ज्यादा ही ऐसी बोल रहा है। बहरहाल चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरे कहने पे एक कमेटी बना दी। उन्होंने कहा कि आप लोकल एक जो अस्पताल का एमएस है एक और एसी, वो मिल के दवाइयों की लोकल प्रोक्योरमेंट करेंगे ताकि वहां पे बर वक्त दवाइयां हों। और हमने निजाम स्टार्ट किया। अच्छा, ये जो प्रोक्योरमेंट अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हॉस्पिटल लेवल पे होती है, तो उससे उसका स्टार्ट उससे किया पता नहीं कितनी अभी होती है, क्या मुझे नहीं मालूम निजाम क्या है। हॉस्पिटल बेसिस पे होती है। शुक्र है नहीं तो ये सब महकमा करता था, क्योंकि सबको खाबे वहां पे खाना होते हैं, दवाइयों में बड़ी करप्शन, हर चीज में करप्शन होती है। कोई दिलचस्प वाकया कोई शहबाज शरीफ साहब के साथ, बहुत सारे हैं साहब के? नहीं, एक बार जब मैं नया गया था तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को फूल बहुत पसंद है, तो हमने लगवाए हुए थे, लेकिन वो उस वक्त लेट स्प्रिंग आया क्योंकि बर्फबारी बहुत हुई थी, मौसम तो फूल नहीं खिले हुए थे। अब उन्होंने आना था कोई 3 दिन के बाद। अच्छा। तो अब फिर जो है मैं चूंकि मरी की जो बल्दिया था उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी था, तो अब फिर मैं क्या किया कि मैं गया खुद और मुख्तलिफ नर्सियों से
हर तरह के इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, भारागू, जहाँ नजर आती गमले खरीदे। अच्छा, गमले खरीदे और उनको लगवा दिया। अच्छा, लगवा दी जमीन में, लगवा दी। हाँ लगवा दिया जमीन में। मैंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर आके चला जाएगा। अब इतना बजट भी नहीं होता था कि गमले जो है वो, तो फिर ये हुआ कि वो गमले वो 2 दिन रहे वहां पर, बड़े खुश हुए कि जा बजा फूल खिले हुए थे हर तरह के, तो बड़े खुश हुए होंगे, लहलाते। उन्होंने कोई फिक्रा नहीं उस पे कहा? नहीं, उन्होंने बिल्कुल अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा तो बड़े अच्छे फूल है। भाई डिडंट डिटेक्ट कि आपने कोई नहीं, हाँ उन्होंने डिटेक्ट नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद वो गए तो मैंने कहा गमलियां तो बिल कौन देगा, तो सारे गमले निकाले वापस। अच्छा, वापस भेज दिए क्योंकि ब्लूम हो जाते थे जो सीड्स लगी हुई थी, राइट। सो फिर वो हो गए, शुक्र है। तो ये था। फिर इसी तरह मुझे याद है कि अब बहुत से वाकयात हैं। देखिए वहाँ के तो अवाम के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, वहाँ के लोगों के साथ भी। मुझे बड़े फनी लगते थे। मरी के लोग बड़े शातिर होते हैं और बड़े स्मार्ट और बड़े। तो एक बंदा था फिरदौस अब्बासी उसका नाम था, मेरे ख्याल से वो वक्त चार्ज पे लगा हुआ था वहाँ पे। नवाज शरीफ ने उसको नौकरी दिलवाई थी जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो वो पक्का होना चाहता था, तो वो दरखास्त मेरे पास लेके आया। तो अब मैंने दरखास्त पढ़ी। अब उस जमाने में भर्तियों पे पाबंदी थी, तो उसने कहा जी मुझे पक्का किया जाए, मेरी भर्ती इस ग्रेड में की जाए। तो मैंने कहा देखो ये मेरे बस का तो काम नहीं है, अब ऊपर लगी हुई है, तो तुम डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दे दो। उसने क्या किया, उसने यहाँ पे अपनी कोटी में से यहाँ निकाली दरखास्त, वो भी तैयार थी। मैंने कहा ओ गॉड, मैंने वो फॉरवर्डेड नोट लिख दिया। मैंने कहा कि देखो ये मैं नहीं तुम्हें जमानत दे सकता, हो सकता तो तुम्हें कमिश्नर के पास भी जाना पड़े। उसने अपनी दूसरी जेब में से निकाली कमिश्नर, वो भी तो वो प्रोफेशनल लिटिगेटर्स हैं, ठीक है, वहां पे वो मशहूर हैं। तो वो जिसे कहते ना कि वो कहते थे कि वो सारा दिन आपको नजर भी आते थे कि बाबे कचहरी में आते थे, कोई ना कोई दरखास्त, कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई कंप्लेंट वहां पे बाहर जो बैठे होते थे ना, वो दरखास्त नवीस जो होते हैं, हाँ जी, आप लोगों के, तो वहां पे बड़े उसका कारोबार था। अच्छा। शिकायतें ऐसी ऐसी आती थी फलाने नेबर के बारे में, फलाने गांव के बारे में, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के बारे में कि वो कूड़ा फेंक रहे हैं, वो सीवेज फेंक रहे हैं, उनको चेक किया जाए, चालान किया। एक बार एक शेर के खिलाफ भी दरखास्त आई थी कि वो वहां पे आपको पता ना वो जो होते हैं लेपर्ड, स्नो लेपर्ड्स, लेपर्ड होता है, तो वाइल्ड में फिरते हैं। तो लेपर्ड ने एक फार्मर की बकरी को गालिबन खा लिया था कि जख्मी कर दिया था, बाढ़ भी तोड़ दी थी। उसने कहा कि आप उसके खिलाफ पर्चा कटवाएं। शेर के खिलाफ पर्चा कटवाएं। उसने कहा जी ये शेर के खिलाफ कार्रवाई की नहीं। तो ये काफी इंस्पायरिंग काम था, आपको इसमें मजा आ रहा था? बहुत मजा आता था। डिड यू एंजॉय? देखिए जो सबसे मजे की जो बात थी, एंजॉय तो देखें सबसे अच्छी बात ये थी कि एक चीफ मिनिस्टर था जो कि इंतहाई सपोर्टिव था ऑफ अ वेरी जूनियर ऑफिसर, राइट, यू नो, ऐसी लोग जेलस भी वैसे होंगे आपसे कि जी बड़ा उनका राइट, नो कमेंट्स। लेकिन तो चीफ मिनिस्टर की मुझे सपोर्ट थी और उनकी बहुत सारी डायरेक्टिव्स। उन्होंने कहा था एक तो कंस्ट्रक्शन नहीं रोक दीजिए, क्योंकि मरी की लैंडस्लाइड्स, एक उसकी जो सॉइल है वो सॉफ्ट है, इसलिए ये खतरा है कि कभी खुदा ना खासा जलजला आएगा, जितनी वहां पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है मरी रिज पे, तो वो बह जाएगा। फिर उनका दरख्त काटने पे पाबंदी थी, फिर वाटर के रिसोर्सेज पे थी, होटल्स की रेगुलेशन। तो मैंने तमाम अमूर के ऊपर लॉज, बाय लॉज बनाए। कंस्ट्रक्शन का 2000 स्क्वायर फीट मैक्सिमम रखा। उसके लिए बड़ी सिफारिशें आती थी हर तरफ से, सियासतदानों से, फौजियों से, बिग बिजनेस से कि जी हमने होटल बनाना है, इतनी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है। आपको पता ना, इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव बिजनेस। तो अब वो चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट थी, तो आई फेल्ट कि आई वाज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू दैट होल थिंग। दरख्तों की कटाई के ऊपर पाबंदी थी कि भाई दरख्त उसकी वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर होटल्स जो रेगुलेट करते, टूरिज्म मैनेजमेंट, टोल टैक्स, रेवेन्यू कलेक्शन। फिर ये जो टोल प्लाजा है, जो अगर जब आप ये जाते हैं रावलपिंडी से इस्लामाबाद से जब आप मरी जाते हैं, तो एक टोल प्लाजा बना जो पिछला, जो पहले वाला, सबसे पहले जो आता है, जो पहला रूट था, अब तो नई एक एक्सप्रेसवे बनी, एक्सप्रेसवे नहीं, जो पिछले वाले पहले वाला। तो वो जो टोल प्लाजा है वो मैंने बनवाया था विद द डेप्यूटी कमिश्नर। अच्छा। ऑन वो क्या होता है, बीओटी बेसिस, एक प्राइवेट पार्टी ट्रांसफर। हाँ, तो उनसे कहा कि आप इसको बनाएं बगैर खर्चे के, सरकारी, आप उसमें से कलेक्ट करें और कुछ हमें दें, कुछ खुद रखें। हाँ, और फिर इतने साल में आपका खत्म हो जाएगा माहिदा। तो वो चूंकि इतना डंडा होता था चीफ मिनिस्टर का, तो वो हमने प्रोजेक्ट 1 महीने से कम टाइम में खत्म किया, दिन रात।
वो उसकी लैंड एक्वायर की, सफाई करवाई, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट किया, लीगल आप जैसे लीगल ईगल्स को बुला के चेक करवाया कॉन्ट्रैक्ट, उसको बनवाया। तो मतलब इस तरह की बहुत चीजें की। अलगरज बड़ी लंबी एक दास्तान है, मगर एक जो सबसे इल्लत थी वहां की वो ये थी कि वो एक इतना बिजी स्टेशन था कि उसमें आधे से ज्यादा वक्त प्रोटोकॉल में गुजरता था। हाँ, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वीवीआईपी के जी फलाने का पानी का ट्रक भिजवा दे, फलाने का होटल चाहिए, फलाने को जाके सलाम करें, कमिश्नर साहब आ रहे हैं उनको मिले, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर। मेरा तो वहां पे 16-16 घंटे का डे होता था, बिकॉज सुबह बैठ के काम करता था। उसके बाद बीच में ये आ जाते थे, जिसे कहते हैं कि जो आप पहुंचे, कमिश्नर साहब आ रहे हैं। एक बार मैं थोड़ा सा लेट हो गया 2-3 मिनट, कमिश्नर साहब पहुंच चुके थे तो मुझसे खफा हो गए। अभी उनका इंतकाल भी हो गया है, सफदर जावेद सैयद है, तो वो उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझसे पहले यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये भी मैंने सीखा, ठीक है, जो मैंने देखा। तो इस तरह की बहुत, ये तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हालांकि मेरा और बड़ी में ट्रैफिक जैम, आपको पता है समर सीजन में क्या होता था, फिर ये होता था कि जी उनका, फिर मरी का जो गवर्नर्स हाउस है वहां की भी चेकिंग करनी पड़ती थी कि जी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने आना है, तो उसकी जाके चेक करता था कि भाई उसकी सिक्योरिटी, उसके बाद कैसा है, सफाई हुई है कि नहीं हुई, टॉयलेट्स भी चेक करते थे। फिर फॉरेन डिग्निटरीज आते थे, सऊदीज को बुलाते थे, शरीफ खानदान वाले, यूएई के शहजादे वादे आते थे, वो गवर्नर्स हाउस में ठहरते जी, उनका भी ख्याल करना पड़ता था। उनको चेयर लिफ्ट में पैट्रियाटा में लेकर जाएं, पर्ल कॉन्टिनेंटल में उनका इंतजाम करें, रिप्रेजेंटेशंस होती थी वगैरह वगैरह। तो इट वाज वेरी हेक्टिक दैट वे, और सारा वक्त यही आपको फेवर्स देनी पड़ती थी गवर्नमेंट का। ये मैंने देखा है, पाकिस्तान एक ट्रांजैक्शनल, आपको पता है ना, वो एक उसकी जो होती है वो लोगों की तवक्को होती है कि आपको अगर वो जानते हैं तो आप उनके काम करें, उनको फैसिलिटेट करें, जो कि जाहिर बात है मैं खुद भी अब नहीं हूँ गवर्नमेंट में तो करवाता हूँ, मगर वो सारा वक्त उसमें गुजरता था। फलाने का केस, फलाने का पर्चा, फलाने की बिल्डिंग, फलाने की जमीन पे कब्जा हुआ है, फलाने का ये हो गया, फलाने के चौकीदार ने कब्जा कर लिया है। All the time, all day long, this was, it was my job, I suppose I shouldn't complain, but it was spent like that। और फिर आपको फिर प्रेशर भी आता था कि आपको कमिश्नर फोन करता था कि आपने ये करना है, डीसी कहता था पहले ये करो। फिर वहां पे जीओसी साहब भी रहते थे, जनरल कियानी थे, जो बाद में आर्मी चीफ बने, जो मेजर जनरल जीओसी मरी, वो बिल्कुल जीओसी मरी थे वहां पर। तो खैर उनकी तरफ से, लेकिन उनकी भी बड़ी वो होती थी, मसाइल होते थे कि जी ये आर्मी की, आपको पता ना कि वो एक जुरिस्डिक्शन कैंट भी था मरी में, उनका एक एरिया पूरा जो उनकी जुरिस्डिक्शन में था, भूरबन का जो इलाका होता है जी। तो बाकी सारे मसाइल, मल्टीपल एजेंसीज वहाँ पे ऑपरेट करती हैं। फिर वहाँ पे स्कूल जो लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली, वो मरी के कॉन्वेंट, वो दूसरा सेंट डेनिस का स्कूल, उनके मसाइल कि जी वहां भी आपको बड़ी लर्निंग कर्व थी वैसे जी। इट वाज साइंस में इंटेंसिव 8 years आई स्पेंट इन द फील्ड। अच्छा, इन वन गो? जी बिल्कुल ना, सरगोदा से मरी में। अच्छा, ट्रेनिंग से स्टार्ट करें आप, ट्रेनिंग क्योंकि पहले आपकी फील्ड में जो है डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट भी होती है और अपने स्टडी टूर्स होते हैं, उससे लेकर ये पूरा जो एरिया अरसा था तो वहां पे मैं रहा। फिर उस दौरान फिर मैं जो है कुछ देर लीव पे था, और फिर वो मेरी ट्रांसफर, मैंने खुद ही इनकरेज किया कि मेरी ट्रांसफर हो जाए, एंड देन आई गॉट अ जॉब विद द यूनाइटेड नेशंस मिशन इन कोसोवो। अच्छा, यहाँ पे जरा रुक जाएं। ये आपको रियलाइजेशन कब हुई कि ये वाला जो फील्ड है ये आपके लिए नहीं है, और इसमें जो मोटिवेशनल फैक्टर और ये सारा जो आप समझे थे कि ये होगा, तो आपने कहा कि दिस इज़ नॉट फॉर मी? क्योंकि यहाँ पे तो करियर आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि जब आप सिविल सर्विस में, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, जो कि अब पीएएस है, पहले डीएमजी होती थी, तो उसमें तो यही आपका होता है, एक तो अफसरी, दूसरा आपके नीचे इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पीपल कैन एक्चुअली मेक अ लाइफ, अ करियर आउट ऑफ इट, उनके बच्चे जो हैं वो भी उससे बन जाते थे। तो ये आपको चीज़ थोड़ी सी रिपेलिंग लगी? बताऊं कि वो साथ साथ हो रहा था। ये ऐसी बात नहीं है कि वो कोई एकदम मुझे कोई ख्वाब आया। हाँ, तो जितना ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे थे, कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ, ज्यादा नहीं टूट रहे थे, लेकिन ये कि एक रिफ्लेक्टिव पीरियड जरूर स्टार्ट हो गया था जी। क्योंकि 2-3 चीजें मैंने सीखी। एक तो मैंने ये देखा कि करियर की जो प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेशन होती है, वो मुनहसिर है कि आप अपनी कितनी नेटवर्किंग करेंगे सिस्टम के अंदर। बिल्कुल। सीनियर अफसरान, उनकी खुशनुदी, सियासतदान, उनकी खुशनुदी,
और फिर बाद में जनरल मुशर्रफ का जमाना आ गया था मरी तो- में 99 तो फौज हुआ, भी। तो फौज की खुशनुदी। तो इसका मतलब कि 3 जगह पे आपकी पूरी उम्र गुजरेगी फॉर गुड पोस्टिंग्स जिन्हें कहा जाता है एंड प्रमोशंस। तो इट वुड बी नॉट ऑलवेज बी ऑन मेरिट, ऑल्दो के हम मेरिट के जरिए सीएसएस में आते हैं, बाद में इतना मेरिट अप्लाई नहीं होता। एक तो ये था जी। दूसरा जो मुझे चीज इरिटेट लगती थी, और मैं उस वक्त तो बहुत मॉरलिस्टिक होता था, बिकॉज आपको पता है हमारी मिडिल क्लास वैल्यूज में करप्शन को बहुत ही अनथिमा होता है, जैसे पाकिस्तान में पॉपुलराइज कर दिया पीटीआई ने। तो वो मैंने ऑब्जर्व कर लिया था इतने सालों में कि पूरे का पूरा जो इंतजामी ढांचा था वो करप्शन उसकी अंदर डीएनए में घुसी हुई थी, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। अब उसमें आप कहते थे कि हाँ मैं बड़ा ईमानदार हूं, बिग डील, कि आपने अपनी ईमानदारी कर ली, बाकी पूरे का पूरा निजाम जो है वो कमीशनों, भत्तों, रिश्वतों, एक्सटॉर्शन पे चल रहा है, क्योंकि आप महकमा माल के इंचार्ज होते हैं, पटवारी, राइट? एवरी पटवारी मेक्स मनी, कोई इसमें छुपी बात नहीं है। एवरी एसएचओ मेक्स मनी, एवरी, चलो आई वुड से ऑलमोस्ट मे बी देयर एक्सेप्शंस, ठीक है ना? अच्छा, आप वो बैठे, आप बड़े फन्ने खान, तुरम खान बन रहे हैं जी, मैं बड़ी ऑनेस्टी दिखा रहा हूं। तो फिर ये यू हैव टू मेक अ चॉइस, डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड prod along, और यू वांट टू जॉइन फॉर, क्योंकि तनख्वाहें बड़ी कम होती हैं, राइट? So ultimately you have to choose a path where you have to, you know, when you have kids and you get married, family, need money, so which means कि आपको वो वाला path पे जाना पड़ता है, या ये कि आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड। मुझे याद है कि मेरे डीएसपी, मेरे कॉलीग होते थे वजीराबाद में, बहुत ईमानदार थे, वन ऑफ द एक्सेप्शनल, लेकिन जितने वो ईमानदार थे वो समझते थे कि वो कायनात पे एहसान कर रहे हैं, वो उतने बिटर, डिफिकल्ट, अब्रेसिव और डिस्टेंट थे, वो किसी का काम ही नहीं करते थे, जायज काम भी नहीं करते थे, ठीक है ना? हर एक को बुरा समझते थे, हर एक पर शक करते थे। तो वो भी एक नफ्सियात बन जाती है कि जब आप बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं तो पागल हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप? अच्छा, मैंने उनको देखा, मैंने कहा भाई मैं ये भी नहीं बनना चाहता, ठीक है? द थर्ड प्रॉब्लमैटिक थिंग दैट वाज कि इन 1999 मैंने आपको बताया सारी चीजें, जब मुशर्रफ आया वो भी पूछना था मैंने, आपने अच्छा आपको तो मुशर्रफ भी मरी आए थे, मैं आपको वो भी वाकया बताता हूँ। तो 99 अक्टूबर में कू हो गया, अक्टूबर में कू हुआ, और जितनी मैंने चीजें की थी शहबाज शरीफ के साथ, ये मैंने आपको, ये बड़ी अहम पॉलिसी इश्यूज थे, बिल्डिंग कंट्रोल, लाइसेंसिंग, रेगुलेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हमने स्विस एक्सपर्ट्स को बुला के सॉइल टेस्टिंग करा के लैंडस्लाइड्स के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया था कि किस तरह से मरी का मुस्तकबिल बचाना। अभी भी वो है, इम्प्लीमेंट होती, अभी कुछ वो होता होगा, मेरा नहीं ख्याल कुछ ज्यादा हुआ ऑनेस्टली। तो तारीख ये हुआ कि 99 में वो कू हुआ अक्टूबर में, और विद इन वीक्स, आप मरी में ही थे उस वक्त? जी, एवरीथिंग one by one started getting unraveling और reversing। अच्छा, जो नई गवर्नमेंट आई, हमारे यहाँ यही होता है, चाहे मार्शल लॉ, और मॉनिटरिंग कमेटी बन गई। तो एक मेजर साहब के, कर्नल साहब, वो आके मॉनिटर करते थे हमें, आपको जी। अच्छा, फिर उन्होंने वापदा के ऊपर, आपको याद है कि बिजली चोरी के लिए कैंपेन स्टार्ट की थी, मेरी घर की बिजली काट दी, एसी हाउस मरी की, क्योंकि उसके वाजिबात पे नहीं, वो गवर्नमेंट में डिलेड पेमेंट्स होती हैं। तो एक दिन मैं घर में बैठा था, बिजली काट के चले गए असिस्टेंट कमिश्नर। अब मुझे कुछ लोगों ने उसको टर्म किया वेरी ह्यूमिलिएटिंग, बड़ी बेइज्जती हुई है ताड़ी। दूसरा मुझे बहुत अजीब लगा कि भाई नोटिस होता है, और इस सिस्टम के मैंने तो नहीं बनाया, ये तो रावलपिंडी का डिस्ट्रिक्ट बजट से हमें एलोकेशन आती है, उससे बिल्स पे होते हैं। बहरहाल वो करवाया, वो बातचीत की, वो रिस्टोर हो गई अगले दिन, लेकिन ये हुआ। अच्छा, खैर, सबसे ज्यादा ये बात थी कि सडनली मुशर्रफ स्टार्टेड टू चेंज द सिस्टम, और बहुत बोल्ड तरीके से 2001 में। सो दैट वाज एन एडिशनल फैक्टर, जहाँ पे बहुत सारे फील्ड में जो लोग काम करते, मोस्ट से तो वेंट अलॉन्ग, जैसे ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग होती है, हर हाल में अपने चलना है, हर हुकूमत के साथ उनका काम ही होता है। बट आई थॉट कि इसमें कुछ फ्यूचर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं, इन तमाम फैक्टर्स थे, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल सबसे अहम बात ये मुझे, फिर जब मैं यूएन में गया, वहां पे 2 साल। अच्छा, यूएन में डेपुटेशन पे कैसे, क्या प्रोसेस है जब आप सिविल सर्विस में नॉमिनेशंस आती है ना दुनिया भर से? कोसोवो में जंग हुई, बमबारी की अमेरिका ने, वहां पे सर्बिया के लोग थे, वो सब चले गए, हुकूमत खाली हो गई,
तो यूएन ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाली, तो उन्होंने दुनिया भर से एडमिनिस्ट्रेटर्स को हायर किया। तो यू एक्चुअली अप्लाइड फॉर आई अप्लाइड फॉर दैट थ्रू EAD से, तो मैंने आई अप्लाइड, आई गॉट इन, एंड वहाँ पे तनख्वाह भी अच्छी मिली तो आपको अच्छा लगा होगा कि यहाँ पे भी तनख्वाह बहुत अच्छी है, तो वाई एम आई 50 गुना 100 गुना ज्यादा अब छोड़िए। तो बिल्कुल वो, लेकिन वहां पे रिफ्लेक्शन का टाइम भी मिला। 2 साल वो एक बिल्कुल नॉर्दर्न एरियाज के बाद वो कोसोवो एक पोस्ट वॉर, तो वहां पे बहुत तन्हाई का टाइम होता था। वहां पे कैसा माहौल था, क्या कल्चर वहां पे कैसा था? देखिए कोसोवो का कल्चर तो मुसलमान कल्चर है, अक्सरियत तो मुसलमान है जी, और वो बॉस्निया में भी आप करीबी था? बॉस्निया करीब, बहुत करीब नहीं है, लेकिन वहां भी मैं गया। उस समय में बहुत यूरोप घूमा, सेंट्रल और सदर्न यूरोप, राइट। तो ग्रीस भी साथ था। मैं कोसोवो के साउथ बॉर्डर पे मैसेडोनिया, जहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट पैदा हुए थे, वहां उसके बॉर्डर पे रहता था। तो हम मैसेडोनिया भी जाते थे, ग्रीस भी जाते थे। ग्रीक कल्चर ही है वो सारा उधर। जी बहुत इन्फ्लुएंसेस हैं, अल्बेनियन टर्किश कल्चर भी है, तो ऑटोमन मसाजिद थी, तो बहुत ही जबरदस्त था। यूएन के सिस्टम को भी जानने का मौका मिला। वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से भी 10 साल आगे, मोर इनएफिशिएंट एंड करप्ट थी, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा ख्याल था कि मैं यूएन में डाइवर्ट कर दूंगा। 2-2.5 साल बाद मैंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू, तो मैं उस टाइम में क्लियर हो गया कि मेरे मिजाज में ब्यूरोक्रेटिक जो है कंट्रोल और सर्विट्यूड नहीं है। यानी नौकरी है ही नहीं। नौकरी मतलब ये कि अपना मुंह बंद करके, क्योंकि यहाँ भी होता था कि आपने चीफ मिनिस्टर को जवाब नहीं देना, कमिश्नर को जवाब नहीं देना, वो नहीं खोलना, ये नहीं करना, क्रिटिकल नहीं होना, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। यूएन में भी होता था यूएन के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, फलाने के बारे में बात नहीं करनी, इस मुल्क के बारे में बात नहीं करनी, बिकॉज हर मुल्क का शख्स होता था। अफ्रीका में कोफी अनान उस वक्त यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे। तो वो जो ब्यूरोक्रेटिक बंदिशें होती हैं, वो आई फाउंड देम वेरी ओप्रेसिव। वहां पे भी ऐसी थी। हाँ, लेकिन उस पर भी मैंने फैसला नहीं किया। मैं वापस आया जब पाकिस्तान, तो मैंने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट किया और मेरी पोस्टिंग एडिशनल डिप्टी ADC गुजरावाला हो गई। तो लेकिन उसके चार्ज लेने से पहले मुझे एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी एक ऑफर आ गई। मैंने वहां भी वहीं कोसोवो से अप्लाई किया हुआ था। वहीं से किया हुआ था। हाँ, ऐसे ही शौकिया, बड़ा टाइम होता था, शाम को बैठे यही कर रहे होते थे। तो मुझे वहां से भी ऑफर आ गई, इंटरव्यू की कॉल थी, लेकिन बाद में उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि अब मैंने यूएन में भी रहा हूँ और ये भी इंटरनेशनल सिविल सर्विस है, व्हाई नॉट ट्राई दैट। So then for the next, इधर से you got leave again, unpaid leave. This was deputation also because the international. अच्छा, international तो अभी resign नहीं अभी ना? नहीं resign नहीं किया। तो फिर मैं ADB में चला गया। ठीक। और फिलीपींस में आप गए फिर? जी, पहले मैं 2-3 साल तो यहाँ इस्लामाबाद में था, जहाँ पे मेरे बच्चे दोनों, मेरी बेटी वहाँ पैदा हुई इस्लामाबाद में उस जमाने में, और बेटा जो है वो पैदा हो चुका था जब मैं कोसोवो में था। तो लेकिन ये कि मैं उसके बाद मैं फिलीपींस चला गया 2005 में, तो एज अ गवर्नेंस स्पेशलिस्ट, और फिर मैं मनीला में रहा काफ़ी साल। फिर वहाँ पे मुझे इंटरनेशनली काम करने का मौका मिला, पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में, बांग्लादेश, श्रीलंका, हिंदुस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो आप वहां पे ट्रिप्स आपके होते थे? आप मिशंस में कहा जाता था। अच्छा, फॉर अ फ्यू वीक्स। तो इंडिया भी मैं पहली बार दिल्ली उसी चक्कर में गया था। वहां पे हम एक जुडिशियल रिफॉर्म प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब मैं ADB में पाकिस्तान में था तो एक एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम था $350 मिलियन का, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करा था इधर पाकिस्तान में। जी, मैंने ज्वाइन करते मेरी जॉब ही वो थी। दूसरा था मुशर्रफ का जो डेवोल्यूशन प्लान, उसको इम्प्लीमेंट करने का एक और प्लान था, जनरल नकवी वाला। जी, जनरल नकवी का तो ओवरऑल डेवोल्यूशन प्लान था। तो ये ADB, वर्ल्ड बैंक वगैरह उसको सपोर्ट कर रहे थे $300 मिलियन के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उस जमाने में। अच्छा। तो तकरीबन ये $1 अरब का गवर्नेंस पोर्टफोलियो था, राइट, जिसमें सोशल सेक्टर डेवलपमेंट भी थी। तो वो भी मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था। फिर उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने बहुत सारे और प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। इंडिया भी गया, बांग्लादेश में भी एक गुड गवर्नेंस प्रोग्राम किया। उसमें बांग्लादेश में भी इंटरिम गवर्नमेंट जैसे आज है, 2007 की ये बात है। तो बहरहाल ये वहां पे रहा, मैंने वहां पर काफी वक्त गुजारा। लेकिन उस दौरान फिर मैंने लिखना भी स्टार्ट किया। मैंने जब मैं वहां गया तो बहुत देर से चाह रहा था लिखना, फिर मैंने
फ्राइडे टाइम्स में लिखना स्टार्ट किया, मेरे पहले पहले आर्टिकल्स जो है, और इसीलिए मैंने अपना नाम बदला क्योंकि आपको सिविल सर्विस में ये रूल होता है, वहां की भी एडीबी की, कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट का सूडोनिम बनाया। हाँ, तो भी रजा अपना रखा ताकि झूठ ना हो। हाँ। रूमी एक अडॉप्टेड नेम था, वो पहचान बन गई है। तो ये जो था वो रूल था कि नो सिविल सर्वेंट शैल राइट अंडर हिज ओन नेम। तो मैंने कहा हम नाम बदल लेते हैं, ठीक रूल्स को बाईपास करना वकला से को सीखे, ठीक है ना। तो ये हुआ सारी रुदात। तो उसके अच्छा, वो जब आप ये सारा कुछ कर रहे थे, तो अब हम आ जाते हैं दिल्ली पे, दिल्ली बाय हार्ट। हाँ, ये आप बहुत आगे चले गए क्योंकि इसके दौरान जो अच्छा, उससे पीछे कोई है बहुत कुछ हुआ। और क्योंकि मैं 2008 में फिर पाकिस्तान एडीबी से भी सबैटिकल लेकर आ गया था, लीव विदाउट पे। पहले गवर्नमेंट से था लीव पे, फिर उधर से एडीबी से भी कहीं पे आप वैसे बेचैन नहीं थे, खुश थे। अभी भी यही आलम है, अभी भी। तो फिर मैं यहाँ पर आ गया और मुझे उस वक्त लिखना स्टार्ट कर दिया हुआ था। और उस वक्त मेरा ख्याल था कि मुझे पाकिस्तान में मेरे जो लिख रहा था मुझे काफी पजीराई मिल रही थी। अच्छा, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि चलो ये तो मेरा बड़ा और ये कि मैंने एडीबी में मुझे ये लगा कि भाई अब सारी उम्र 60 साल की उम्र तक आप मनीला में रहे हैं, और अब नगरी जो है वो बहुत अच्छी तनख्वाह थी, बहुत पर्क्स बड़े अच्छे थे, बहुत बड़ा बंगला था फिलीपींस में, स्विमिंग पूल भी था उसमें। अच्छा, ठीक है ना। तो बड़े बिजनेस क्लास में सफर करते थे वगैरह वगैरह। मगर आई वांटेड टू explore my own voice and what I wanted to do, and I thought writing was my calling. Right. So ये बड़ा लेट आपको ख्याल आया या आपको शुरू से? in my 30s. हाँ, उस वक्त आता जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तब आपको फील रिस्पॉन्स आता है, तो फिर ही आप करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उस जमाने तक मैंने अपनी किताब पे भी काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं जब एडीबी में था तो मैं मुस्तकिल दिल्ली जा रहा था। आप आ रहे थे जा रहे थे? जा रहा था। और फिर वहां पे जब मैंने ये लिखना स्टार्ट किया और इंडिया में एक ऑडियंस पैदा होगी, रीडरशिप, तो मुझे वहां से भी इनविटेशन आना शुरू हो गए, कॉन्फ्रेंसेस और बंटो कॉन्फ्रेंस और ये कॉन्फ्रेंस, साक राइटर्स फोरम और ये फोरम। तो आई यूज्ड टू गो देयर अ लॉट। तो मैंने कहा, और फिर मैं यहाँ आ गया पाकिस्तान, 3 साल मैं रहा, और उसमें मैं फ्राइडे टाइम्स का फीचर्स एडिटर भी था, बाद में न्यूज़ एंड फीचर्स एडिटर बन गया। द न्यूज़ में कॉलम भी लिख रहा था, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कॉलम लिख रहा था। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं जो है टीवी में भी आना, अपीयरेंसेस स्टार्ट हो गई, और जो है और एक कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट करता था जहां से घर का दाल दलिया चलता था। ओके। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मंसूबा था पंजाब गवर्नमेंट के साथ, पंजाब पब्लिक रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। So living on the edge, living on multiple things. So पहले मैं वहां जाता था अपने दफ्तर में, वहां पे काम खत्म करता था, उसके बैठ के अपना कॉलम लिखता था, 3-4 पब्लिकेशन में हफ्ते में लिखता था, हफ्ते में 4-4 कॉलम लिखता था। और फिर उसके बाद मैं अपनी किताब पे काम करता था। तो ये एक रूटीन बनती जा रही थी, तो आई वाज रियली एंजॉयिंग इट। और फिर जो है मैं गया वापस, मुझे फिलीपींस भी रिपोर्ट करना था। 2012 में मैं चला गया, 3 साल खत्म, 11 में 3 साल खत्म हुए, मैं वहां गया, मेरी प्रमोशन भी हो गई। मुझे बांग्लादेश में वो मेरे जो थे एक बड़े मेहरबान बॉस, साउथ एशिया डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको बांग्लादेश में पोस्ट कर देंगे। और तो मुझे एक्साइटिंग लगा, मैंने कहा ढाका पाकिस्तान से भी करीब है, आई लाइक ढाका एज वेल। मैं उसी दौरान ढाका भी कई बार जाता रहा। तो लेकिन फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि मे बी दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। आई नो इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी कुशी, बट is it really what I want? Because I can speak up, I can write, I'll have all the freedom that one craves for, for self-expression. Because self-expression and finding your own voice is the route to self-actualization. True. अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करें अपने बारे में, तो आप कैसे दुनिया के बारे में satisfaction? हाँ, और दूसरा थोड़ा ये भी एक भूत चढ़ा हुआ था कि आप कोई बड़ी तब्दीली कर देंगे, अपने आर्टिकल्स लिखेंगे, बड़ा बोलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। तो बहरहाल मैंने फिर 1 साल के बाद वहां से एडीबी से इस्तीफा दे दिया। और यकीनन मुझे सब लोगों ने कहा, इंक्लूडिंग मेरे वालिदैन, कि ओहो तुमने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, वगैरह वगैरह। तो
मैं वापस आ गया और मुझे आते ही इत्तेफाक की बात है कि शहरी रहमान उस वक्त उन्होंने एक थिंक टैंक बनाया था जिन्ना इंस्टीट्यूट, वो अमेरिका एम्बेसडर जा रही थी, उन्होंने कहा कि आप इसको चलाएं जब तक मैं वहां पर हूं। तो मैं वहां पर डायरेक्टर जो है अपॉइंट हो गया। तो अब मैं थिंक टैंक में भी था, पब्लिकेशन में भी था, कॉलमनिस्ट भी था, फिर टीवी शो भी स्टार्ट हो गया कुछ अर्से के बाद जी। तो मल्टीपल चीजें, ऑल दैट आई वांटेड टू डू इन लाइफ, I felt that I was doing that. My personal life was not that great, लेकिन आपको करियर ऑब्सेशन, एक भूत जो होता है, वो एक आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा था क्योंकि आपने जो कुछ करना था उस जिंदगी में, तो मुझे लगा था कि मैं वो हासिल कर रहा हूँ। मेरी आवाज भी सुनी जा रही थी, पढ़ी जा रही थी। मेरी किताब भी आ गई 2013 में, दिल्ली बाय हार्ट, जिसका आप जिक्र करें। किताब का जरा थोड़ा बताएं ना। जो कि उसको बहुत मकबूलियत मिली, बहुत तवज्जो मिली इंडिया में, पाकिस्तान में। वो तो एक फिल्म में भी उसका जिक्र हुआ। फिल्म में हाँ, वो बाद में हुआ जिक्र। वो तो खैर वो बॉलीवुड के आई नो बहुत वो मैंने सुना है कि वो जो फिल्म साज थी उन्होंने कहीं पढ़ रखी थी और उनको किताब बहुत पसंद थी, डिस्पाइट यू नहीं बहुत सारे लोगों को पसंद है। नसीरुद्दीन शाह, जिस तरह नसीरुद्दीन शाह बड़ी गालिबन मुझे पता लगा पड़ी है। बहुत से लोग गिफ्ट करते थे वो किताब जो दिल्ली आते थे, अंग्रेज शेर गोरे शोरे, क्योंकि वो एक नई किताब थी। इंडियंस एक्चुअली समझते थे कि एक पाकिस्तानी ने इतनी कैसे लिखी। हाँ, तो वो बिल्कुल, तो वो दिल्ली का, लाहौर का ही, और उसमें दिल्ली का जो मुस्लिम पास्ट है और जो कि अब वहां पे इरेज किया जा रहा है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन, निजामुद्दीन औलिया से आपने स्टार्ट किया। औलिया, सलातीन दिल्ली, मुगल दिल्ली, कॉलोनियल दिल्ली, सबका तस्करा है उसमें। तो बस फिर मैंने कहा कि नाउ आई अराइव्ड इन लाइफ। बट फिर वो आप जो 2014 में आप तो यहीं थे लाहौर में। नहीं, अभी तो हम उधर नहीं आ रहे, तो उधर से आगे फिर अभी यू जॉइंड जिन्ना इंस्टीट्यूट, और उसके बाद फिर आप लिखते भी रहे, और टीएफटी के आप फिर एडिटर, मैं कंसल्टिंग एडिटर था। कंसल्टिंग, हाँ, मैं तो था ना टीएफटी से, तो मेरी एफिलिएशन चली जा रही थी। वो तो बहुत पहले से 2007-8 से I've been affiliated with TFT. It's the longest relationship I've had. तो अच्छा, वो फिर उसके बाद हम आते हैं, जब आपने जिन्ना इंस्टीट्यूट के बाद, जब आप, मुझे याद है कि आप टीवी चैनल्स पे आते थे और एक जो एक्सट्रीमिज्म की एक जो स्टेट पॉलिसी थी उसको एक थोड़ा सा, क्या कहना चाहिए, चैलेंज करते थे आप। वो आपने कॉलम भी लिखा था। हाँ, मैंने उस पे वो आप उसको चैलेंज करते थे। और आप क्या समझते हैं कि 2014 में आपके ऊपर जो अटैक हुआ उसी की वजह से हुआ? बिल्कुल, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, वो इस तरह से था कि वो तारीख 2008 में जब मैं आया था, तो उसी वक्त से 2008-9 में मैं टीवी अपीयरेंसेस स्टार्ट हो गई थी इधर पीटीवी में। So you were a figure, पब्लिक फिगर। हाँ, बन गया था। और फिर मुझे अपना कैपिटल टीवी नया आगाज हुआ था 2012-13 में, तो मुझे वहां पे टीवी शो मिल गया था। सो एवरी नाइट आई हैड अ 5 days a week show, बिल्कुल, at 11 PM विद बिनिश अली, ठीक है ना। तो मैं उसमें बहुत ज्यादा खुल के बातें करता था। उसकी बहुत फीडबैक भी मिला। कराची में मुझे याद है कि बहुत से लोग, मैं जाता था कराची लिटरेचर फेस्टिवल में, बहुत लोग मिलते थे और मुझे तो ये मालूम नहीं था कि वो देखा जाता है। और फिर मैं उसके बाद एक्सप्रेस टीवी ने मुझे हायर कर लिया, ठीक है, जब ये उस वक्त आप एक्सप्रेस पे थे। जी, तो 2 साल का करियर था एज अ फुल टाइम टीवी पर्सन। और उसी के दौरान वो व्यूज जो थे वो स्टेट, अच्छा, उसमें जो मिलिटेंट्स, मेरा अपना भी जो एक थोड़ा सा पहलू है उसमें, इंटरेस्टिंग बात कह लें या एक अल्लाह की तरफ से क्या कह लें कि बच गए। वो जिस रात आपके ऊपर अटैक हुआ, उस दिन मैं और आप इकट्ठे ही एक गाड़ी में हमने निकलना था, तो किसी वजह से मैं आपसे नहीं मिल सका। तो शायद वो जो ड्राइवर आगे बैठा था उसकी जगह पे आप और मैं ही बैठे होते, तो वो बिल्कुल हम ड्राइवर को तो कहते तुम जाओ, हाँ, तो हम, और आप मुझे लेकर आते, मैं ड्राइव कर रहा होता या आप कर रहे होते, मैं आपके साथ। बिल्कुल आई नो बाल। लेकिन उसमें देखें, वो ये जो हुआ सारा वाकया बहुत डॉक्यूमेंटेड भी है, लोग गूगल कर लेंगे, ये तो मटेरियल मिल जाएगा। बिल्कुल। मगर तारिक, देखें, आपकी क्या फीलिंग थी? मुझे याद है आपने मुझे बताया था कि जब फायरिंग हो रही थी, यू वर एक्चुअली लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार, और 7-8 मिनट आप वहां पे ही बैठे नहीं, कुछ हाँ, मैं रहा अंदर। राजा मार्केट है इधर गार्डन टाउन में,
तो मैं रहता होता था, उसके बहुत करीब है ये। I pretended I was dead. मैंने हाँ। कहा कि अभी कोई और वो देख रहे होंगे। और जब वो गाड़ी दोबारा मैंने आएंगे। देखी, जब अदालत से ली गई, वो मैं ही वकील था आपका, बिल्कुल। तो उसको जब मैंने इंस्पेक्ट किया ना, तो चारों तरफ उसके, आपको पता है, गोलियों के निशान थे। जी जी। एंड आई वाज फिगरिंग आउट कि वो बच कैसे गया। बुलेट तो मौके से मिली थी। हाँ, 12 नहीं वो तो छलनी थी, आपने गाड़ी वो नहीं देखी, बिकॉज आप वो गाड़ी ले गए। तो जब मैंने दिन की रोशनी में उसको देखा, तो उसमें इतनी गोलियां थी, इतने उसके अंदर सुराख थे, मैं तो आई थिंक इट वाज अ मिरेकल। It was a miracle, but not for my driver. हाँ, वो बेचारा रियाज, मुस्तफा उसका नाम था, रियाज उसका भाई था। तो वो अभी तक मैं नहीं भूल पाया। वो बहुत सदमे वाली बात थी। जी बिल्कुल, यंग लड़का था, 25 साल का, यंग, उसकी नई नई शादी हुई बिल्कुल, थी, उसका घर था, मेरे बच्चों के साथ वो खेलता था, घर की फर्द की तरह था, बिल्कुल ऐसे ही था, और बहुत अच्छे मिजाज का, ऑलवेज स्माइलिंग। और जाहिर बात है कि वो फिर मैं चला गया यहाँ से अमेरिका, और इस ट्रॉमा के साथ गया। मैं अपने आप को मुर्द इल्जाम ठहराता रहा, गिल्ट में रहा कि मेरी वजह से हुआ, किसी की जान चली गई। तो वो बड़ा, वैसे वो वाला पीरियड जो है, वो एक बड़ा एक मेंटल टर्मोइल होगा आपके अंदर। तो आपने कैसे कोप किया? किसी ने आपकी वहां पे हेल्प की, इमोशनल सपोर्ट? मेरी 2 बहनें थे अमेरिका में, इसलिए मैं वहां गया। हाँ। लोगों का ख्याल है कि CIA ने मुझे किसी खुसूसी तैयारे में वो बुला ली। मेरी दोनों बहनें वहीं रहती थी, शादीशुदा हैं, बच्चे। CIA में भी रोशनी डाले, वो भी डाल देंगे। तो CIA के तैयारे में मैं अपनी बहनों के पास पहुंच गया। तो वो जाहिर बात उनकी सपोर्ट थी, और मैं अपनी छोटी बहन के साथ जाके रहा, और मेरे बच्चे दोनों मेरे साथ चले गए। हाँ, मुझे याद है, क्योंकि मुझे उनका ये फिक्र थी। फिर बाद में मेरी बेटी जो है वो आ गई यहाँ पर, और बेटा मेरे साथ ही रहा। तो एक पेरेंटिंग का भी एक था, एक प्रोसेस, कि मुझे ये बार बार ये ख्याल आया कि आई हैव टू नॉट फॉरगेट दैट आई एम अ पेरेंट, एंड अ सिंगल पेरेंट, एंड आई हैव टू स्टे काम, एंड आई हैव टू स्टे टुगेदर, एंड आई हैव टू प्रोवाइड फॉर देम, आई हैव टू रीबिल्ड माय लाइफ। तो वो चीज आपको मोटिवेट करती रही ना? बिल्कुल, काम कायद आज़म की तरह। और मैंने फिर लिखना भी जारी रखा, वहां भी यहाँ भी, फेलोशिप्स की, थिंक टैंक्स में, जिसका आज ये ताना देते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले कि जी ये तो CIA के वो सेंटर्स में काम करता था। हालांकि उनको ये नहीं पता कि आपको पता है कि मैं किन हालात में गया था, लेकिन ये बाज लोग होते ही लानती हैं, तो क्या उनका किया जाए। तो ये अल्फाज हम काट देंगे। नहीं आप बिल्कुल नहीं काटे, रखें। नहीं, अच्छा मुझे ये बताएंगे? नहीं, अभी वहां पे जाके अमेरिका की पाँव पड़े हुए हैं कि जी हमारी मदद करो, सिफारिश करो, वो हलाल है। कोई जाके अमेरिकी थिंक टैंक में अपना रोजगार बनाए तो वो हराम है। वाह। अच्छा, एनीवे, तो वो मैं वहां पे गया, लेकिन फिर ये हुआ कि मुझे ये भी ख्याल आया कि थिंक टैंक्स में मैं 1 साल 1.5 साल गुजारा। मैं पहले USIP में था, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, जहां से मुईद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इमरान खान ने इम्पोर्ट किए। फिर मैं रहा न्यू अमेरिका फाउंडेशन में कुछ महीने, और फिर नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी में मैंने एक समर गुजारा 3 महीने की। अच्छा। फेलोशिप की उन्होंने उसको पूरा एक वो बनाया हुआ है कि चूंकि नेशनल एंडाउमेंट डेमोक्रेसी का कोई ताल्लुक है CIA और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से, और मैं वहां पे फेलो था, इसलिए मैं CIA एजेंट। तो आप उधर इस तरह अप्लाई करते रहे? somebody guided you? जी बिल्कुल। देखिए ये आयशा जलाल, आई हर्ड के आपके साथ बड़ी, आयशा जलाल ने बड़ी दोस्ती भी है, और आप, जी आयशा जलाल ने मेरी बहुत मदद की। मैं उनका मशकूर हूँ। मुईद यूसुफ ने मेरी बहुत मदद की। अच्छा। मैं उनका मशकूर हूँ। रॉबिन राफेल जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मेरे और अमेरिका में बहुत, देखिए तारिक, उस वक्त तक मैं बहुत लिखता था, और पाकिस्तान कनेक्शन तो बन गए जी। तो मैं आई वाज यू नो unknown figure in that field. अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, but I was known in DC, and फिर बाद में अब मैं जरा उससे दूर हो गया हूँ, क्योंकि मैंने फिर ये तहैया किया कि अब I need to reinvent myself। तो ये रीइन्वेंशन चलती रहेगी? हाँ, अभी भी चल रही है, मुझे लगता है चलती रहेगी। मेरे ख्याल से अब तो कुछ उस एज में तो फिर मैं एकेडमिक, मैंने कहा करियर होना चाहिए। फिर मैंने इतना कुछ किया है जिंदगी में, 20-25 साल सर्फ किए हैं दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक में। निचोड़ आप लोगों को देना चाहते हैं? तो अब मैंने कहा कि दिस इज द टाइम टू शेयर इट विद यंगर पीपल, राइट? ठीक है, एंड व्हाटएवर आई नो, एंड यू एंजॉयिंग इट? So I know I enjoy it very much। अच्छा। Because देखिए एजुकेशन जो ही आपने कहा था कि दुनिया को बदलने का आज़म जो होता है, तो अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बड़ी चीजें तो हम नहीं बदल सकते। मतलब सरमायादाराना निजाम में अकेला उसको कुछ नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से 20,000 लोग भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। या
पाकिस्तान की सिविल सर्विस को तो आप नहीं ढांचा बदल सकते जब कोई लीडर आके नहीं इसको करेगा, लेकिन अगर आप किसी की सोच बदल दें, अगर आप हर साल 30-40 अच्छे स्टूडेंट्स तैयार करते हैं दुनिया में, वो मैंने देखे हैं, आपको मिलने आते हैं, बिल्कुल तो कंट्रीब्यूशन, तो मैं समझता हूँ कि वो एजुकेशन, अब मुझे इस चीज का अफसोस होता है कि वहां मैं करता हूँ, पाकिस्तान में मुझे ज्यादा, तो यहाँ पे और मैं तरीकों से करता हूँ, लेकिन तो वो बहुत टर्मोइल वाला जमाना था, लेकिन काम ने मुझे मोटिवेटेड रखा। मैं थेरेपी में भी गया, जिससे PTSD के लिए पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए, और लेकिन मेरे बच्चों की भी मेरा साथ था, और जारी बात है कि वो एक बहुत बड़ा एक हीलिंग टच होता है। बिल्कुल, इसलिए आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव 2 वंडरफुल किड्स, माशाल्लाह, you know, who were there when they were there. They were very supportive when I used to get upset. तो मेरा बेटा कहता था, what's wrong with you? अच्छा, are you crying? Are you worrying? मैं किस तरह की बातें अपने आप से बातें करता था कि हाय किस्मत, कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ मैं आ गया हूँ अमेरिका में। तो वो बच्चे बड़े परेशान होते थे, why you sad papa? Why you not talking? Why are you talking to yourself? Why do you talk to yourself? तो इस तरह की बातें, तो वो उन्होंने मुझे एंगेज रखते थे, तो वो मुझे ख्याल आता था कि आई हैव टू रियली इंप्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू स्टेबलाइज माई माइंड। तो एक तो ये मैंने काम, इनर फाइट आपकी जारी रही इसका बहुत साल रही, लेकिन उसका ये फायदा हुआ कि मुझे अपने आप को जानने का भी मौका मिला। बिल्कुल, खुद आगाही जो है सॉलिट्यूड से मिलती है, और मुझे ये भी पता लगा कि नेचर जो है वो कितना हीलिंग उसका टच होता है। तो मैं जब वॉशिंगटन DC से मैं अपस्टेट न्यूयॉर्क इथका चला गया था, जो एक बहुत हसीन जगह है, वहां पे मैं पढ़ाता था, तो वहां पे जो माहौल था, वहां के जो सीजन्स, वहां के जो फॉरेस्ट, वुड्स, लेक्स और वाटरफॉल्स और झरने, उन्होंने मुझे बहुत कामिंग इफेक्ट दिया। अच्छा, तो ये मुख्तलिफ चीजों से, उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज आई एम इन अ बेटर प्लेस। लेकिन मैं 5 साल तकरीबन पाकिस्तान नहीं आया। हाँ जी, 2018 में के में आया मैं, जब मैं डेली टाइम्स का एडिटर अपॉइंट हुआ था जी। 2017 में वहीं से कर रहा था, तो मैंने कहा अब तो जाना जरूरी है भाई, ये करना। फिर मैंने अपने बैचमेट्स जो हैं, दोस्त सिविल सर्विस में, पुलिस में, उनसे बात की। मैंने कहा जाके जरा भाई लोगों से मेरा बात करो, और कि वो कि उसको कोई मसला तो नहीं। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, पहले भी कोई मसला नहीं था, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया वगैरह वगैरह। मैंने कहा चलो ठीक है, जाके आजमा लेते। I came initially, that was so I asked Daily Times to hire me a guard। 1-2 गार्ड भी रखे। लेकिन आप आते जाते थे मेरा ख्याल है? नहीं, 2018 में मैं आया तो गार्ड्स थे। एक बार आया था तो आई वाज वेरी स्केयर्ड टू बी ऑनेस्ट। एक साल, वो जो पहले 2 ट्रिप्स थे 2018 के, वो वही बंदा सोच सकता है जो इसमें से गुजरा। हाँ, तो बस वो एक धड़का से लग रहा था, तभी बाहर गए, कुछ हो जाएगा, घर से बाहर निकले, ये हो जाएगा। तो फिर मैंने ओवरकम किया। मैंने कहा अल्लाह, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, पहले भी मैं बच गया, अगर उसने बचाना तो बचा लेगा, वही मालिक तो है। आपके वैसे पेरेंट्स भी बड़े स्ट्रांग रहे माशाल्लाह इस दौरान। देखिए, वो उन पे बहुत असर हुआ। मैं समझता हूँ कि मेरे पेरेंट्स वो स्ट्रांग तो रहे वो, लेकिन जाहिर बात है कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, और ये 2014 का एक बहुत टर्निंग पॉइंट था। मैं इसके ऊपर किताब भी अपनी लिख रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि वो ये आपने पहले नहीं बताया। हाँ, तो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए ना, ये अटैक हुआ, मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक जिंदगी अपनी पसंद की तामीर की थी जी, जो हर तरह से परफेक्ट थी आपके हिसाब से, मेरे नजदीक। बिल्कुल ठीक है ना, और उसमें बिलियन, और वो भी डिस्टर्ब हो नहीं पड़ा, बिलियंस नहीं थे, लेकिन इतना था कि मैं एक आसूदा जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अपनी पसंद की चीजें कर रहा था। मैंने एक खूबसूरत घर एक जो है उसको सजाया लाहौर में जी, मुझे एक इस्लामाबाद में जी, और मैं आधा टाइम इस्लामाबाद में होता था, आधा टाइम यहाँ होता था। और मैंने कहा कि, और लेकिन वो भी सब छूट गया। आई लिटरली left with, you were forced to leave everything। फ्यू सूट की। लेकिन पुलिस ने मुझे कहा कि आप 2 महीने घर से 3 महीने घर से ना निकले। किसी ने कहा तुम पे एजेंसीज ने हमला कराया, अब जैसे किसी ने कहा कि लश्कर जंगवी और TTP ने किया है। पुलिस का ने बाद में लोगों को पकड़ा भी, लश्कर जंगवी के स्लीपर सेल ने। अब ये तो बाद में राहील शरीफ के जमाने में आके उनकी सफाया हुआ, अदरवाइज उससे पहले वो यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग दनाते फिरते थे। तो आई वॉज रियली स्केयर्ड एंड आई वॉज मोर स्केयर्ड अबाउट माई किड्स टू बी ऑनेस्ट। देखिए, मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, ट्यूशंस पे जाते थे, स्विमिंग करने जाते थे, अपने दोस्तों से मिलने जाते थे। अब उनको मैं घर में बंद कर दूं, और उनकी जो वालिदा थी वो भी बहुत पैरानॉइड होती थी। इसीलिए तो यही वो साल है। इसी साल में मैं पाकिस्तान छूटा, मेरी जो है मैरिटल लाइफ एंड हो गई।
उसी साल में अटैक हुआ और एक जिंदगी साल में मुझे को मैंने मरते हुए देखा, ऑल इन वन ईयर। तो ये एकदम मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि फिर बाद में आसान हो गई कि यार अब मैं समझता हूँ कि आई एम क्वाइट इम्यून या प्रिपेयर्ड। लेकिन फिर भी इम्यून बंदा रहता नहीं है, इंसान होता नहीं। इम्यून से मुराद ये कि अब ये कि ये तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर, राइट, वो आपने सीख लिया। नहीं, लेकिन आप चलें, ये तो अब हो गया, फिर आपको ये नया दौर स्टार्ट करने का ख्याल? तो मैं वहां था ना, तो मैंने आपको अर्ज किया कि मैं वहां पर जब मैं गया 2014 में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लोग मुझे पहचानते थे, तो वहां पे बहुत सारे प्रोग्रेसिव पाकिस्तानीज जो थे, स्पेशली डॉक्टर्स, वो उनमें से एक साहब है डॉक्टर जफर इकबाल, लास वेगस में होते, नेवाडा में। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे अपना जो है उनका वहां पे एक फंक्शन में बुलाया कि आप आगे बाद तकरीर करें, पाकिस्तान में माइनॉरिटी राइट्स है, कुछ ऐसा था, उनसे दोस्ती होगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा कि दुनिया में सबसे अहम चीज मीडिया होती है जो ज़हनों को बदल देता है जी। क्योंकि उन्होंने अपना हवाला दिया, उन्होंने कहा जब वो अमेरिका डॉक्टर आए थे उनको कुछ नहीं पता था, वो उनको पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता था, वो समझते थे कि जनरल मुशर्रफ सबसे बेस्ट रूलर है और जॉर्ज बुश बड़ा अच्छा आदमी, जैसे आजकल अपना कह रही है कि इमरान खान बेस्ट, हाँ पता है, the best thing that happened to Pakistan. हाँ एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने आके एनपीआर सुनना शुरू किया, जो नेशनल पब्लिक रेडियो है, अच्छा, और इंडिपेंडेंट मीडिया अमेरिका में फॉलो करना शुरू किया, तो उनका ज़हन बदल गया, उन्होंने कहा उनकी सोच बदल गई, he became more aware of the world, he started viewing the world differently। तो देखा पाकिस्तान में भी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो आपको पता है मेन स्ट्रीम तो राइट विंग डोमिनेटेड है, या स्टेट का कंट्रोल है, यू नो, आर्मी का, आईएसआई का, पॉलिटिशियंस का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, या मुल्लास का, राइट, या कंजर्वेटिव मिडिल क्लास सेंटिमेंट, वो जो कि उस पार्टी का आपने जिक्र किया है, उसका कोर है, राइट जी बिल्कुल। तो उसमें तो आप बात ही नहीं कर सकते, आप ब्लास्फेमी लॉ के बारे में कोई बात टीवी पे करके दिखाएं, मैंने की थी ना, सवाल बेटा हो, ठीक है। अच्छा, आप पाकिस्तान में ये हत्ता के एक जमाना था कि आप जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज का कॉन्डक्ट, हाँ उस पे आप काफी बात किया, आज नहीं कर सकते आप बात। आर्मी का कितना रोल होना चाहिए पॉलिटिक्स में, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हम भी कर लेते हैं, एस्टैब्लिशमेंट इस तरह की यूफेमिज्म्स यूज करते हैं, डायरेक्टली वी कांट, अभी भी हाँ? थोड़ा सा इतनी तो जफर ने कहा कि आप करें स्टार्ट। मैंने इसका, देखिए मैं तो यहाँ होता हूँ, मैंने उनको बड़े लोगों से मिलवाया, पाकिस्तान में 5-6 लोगों को तारीफ करवाया, तो उनकी बात मैंने कहा तुम क्यों नहीं कर लेते, मैंने कहा देखिए मैं तो यहाँ बैठा हूँ, नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारे सारे वहाँ पे रिलेशनशिप्स हैं। तो फिर उन्होंने कुछ फंड्स रेज किए, थोड़े बहुत कम उस जमाने में, तो $2-3 हज़ार महीने का। उससे हमने एक टीम हायर की यहाँ पर लाहौर में, वीडियो एडिटर्स हायर किए, एक एडिटर हायर की राबिया, और हमने उसको स्टार्ट कर दिया, और वो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद वो उसका ब्रांड बन गया, और वो फिर बाद में डिजिटल उसकी रेवेन्यू आना शुरू हो गया, यूट्यूब से, फेसबुक से कुछ एड्स आना शुरू हो गया, वो एक्सपैंड करके ब्रांड बन गया। तो जाहिर बात उस पर भी लोग तनकीद करते हैं, क्योंकि वो हमारी जरा सा फर्क है लाइन मेन स्ट्रीम, हाँ जी, इवन द रेस्ट ऑफ डिजिटल मीडिया से, बाकी व्लॉगर से भी डिफरेंट जी, बाकी व्लॉगर से मुख्तलिफ एक प्लेटफॉर्म है। मैं इंडिविजुअल जो प्लेटफॉर्म है मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं समझता हूँ कि कोलिशन होनी चाहिए जी, हर तरह की आवाज एक प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, चाहे कम व्यूज हो, वो मैच ना करें वो लाखों व्यूज जो यूथ ट्यूबर्स के आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहाँ पे तरक्की पसंद, प्रोग्रेसिव, बाशऊर आवाजें एक मुतबादिल बयानिया पेश करें। तो आप उससे मुतमईन है अब तक? नहीं भाई, मुतमईन हूँ नहीं भी हूँ, मैं समझता हूँ बहुत रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, राइट। एक तो रिसोर्सेज की कमी रहती है हमेशा, पैसे कम हो जाते हैं, लोगों को फिर फारिग करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल। तो और उसमें दूसरी बात है कि गालिबन अब मेरे पास बहुत अच्छी टीम, काबिल लोग हैं जो कि काम करें, लेकिन आई फील के ऐसा काम करने के लिए आपको खुद यहाँ पे मौजूद होना चाहिए फुल टाइम। अब ये तो है, मैं आधा टाइम होता हूँ शायद, ये सबसे बड़ा फैक्टर यही जी है। मैं 10 घंटे दूर होता हूँ, अगर सुबह वहाँ पे उठता हूँ 6-7 बजे, कॉल करता हूँ, यहाँ पे 4 बजे होते हैं, फिर रात को सोने से पहले सुबह होती है, जो सुबह की शिफ्ट होती है उनसे बात करता हूँ, तो मैं भी पागल हो रहा होता हूँ यहाँ भी। तो उधर आपने अपना वो उधर टीचिंग भी आप जी, तो फिर मेरी तो वहाँ पे लाइफ बड़ी डिवाइडेड है ना, मैं 2 दुनियाओं में रहता हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठकर
पाकिस्तान का फ्राइडे टाइम्स को भी मैं देखता हूँ, नया दौर भी देखता हूँ, तो पहले 3-4 घंटे उस पर स्पेंड करता हूँ। और वो जो भी शो रिकॉर्ड करना होता है, मीटिंग करनी होती है, एडिटोरियल डायरेक्शंस देनी होती है, फिर मैं तैयार होकर अमेरिका की दुनिया में चला जाता हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। फिर अगले 6 घंटे कम से कम आप अमेरिका में रहते 6-7 घंटे अमेरिका में रहता हूँ। फिर मैं घर आता हूँ, फिर कुछ लिखना होता है, कुछ और करना होता है, तो फिर मैं किसी और खत्ते में चला जाता हूँ। यूज्ड टू हो गए इस मेंटल जिम्नास्टिक्स, क्योंकि आप वहां पे जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। जी बिल्कुल। तो आपको दोनों जगह पे प्रेजेंट रहना पड़ता है, और तो बड़ी लेवल का एक आपको कंटेंट भी देना पड़ता है जी। तो लेकिन ये कि वो मेहनत भी करनी ब्रेन की, मैं समझता हूँ कि जितनी एक्सरसाइज मेरी हुई है, बहुत वो कुछ ज्यादा ही होगी वो, लेकिन एक क्लास से अच्छी भी हुई है। तो अब मुझे दोनों जगह की चीजें याद रहती हैं, आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, अपना टाइम मैनेज करना आ गया है। ठीक है ना, सुबह के वक्त 3 घंटे लगाए, एंड देन 7 बजे उठे, 8-9 बजे तक खत्म किया, नाश्ता किया, निकल गए, राइट। तो फिर रात को आगे थोड़ा कर लिया। तो अब इस तरह से कि एक डिसिप्लिन भी आ गया है। लेकिन जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा काम है। मैं अभी भी 12 घंटे ऑन एवरेज एक दिन में काम करता हूँ। अच्छा, ऑन एवरेज 8 घंटे। तो 8 घंटे तो एक ख्वाब ही है, कहीं भी नहीं 11-12 घंटे। अच्छा, अब थोड़ा सा आजकल के हालात के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें। आजकल जो एक तो दुनिया का जो एक चल रहा है नक्शा, वो तो अपनी जगह पे है, तो वो लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हम फोकस करते हैं ज्यादा। तो पाकिस्तान जिस सिमत में जा रहा है, आर यू सेटिस्फाइड डेमोक्रेसी के हवाले से भी, और स्टेबिलिटी? एक चले रिसेंट वाकया हुआ, इंडिया ने अटैक किया, उससे एक हमें थोड़ा सा कुशन मिल गया, अदरवाइज तो वी वर नोवेयर। आप एग्री करेंगे इससे? देखिए, बिल्कुल। पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, मईशत। हमारी तो ये मानना है कि दुनिया की तारीख माशी मुहर्रिकात से बदलती है, माशरे बदलते हैं, सियासियात बदलती हैं, समाज बदलते हैं। तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि 40% से ज्यादा वो आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे रह रही है। 22% लोग बेरोजगार हैं। दिस इज अ बिग क्राइसिस। लेकिन इस सब को ठीक करने के लिए भी मुल्क में इस्तेकाम चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अब एक आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी तो आ गई है तारिक। आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी इस तरह से आ गई है कि इस वक्त की हाइब्रिड रजीम ने एक इलेक्शन जो है 24 का मैनेज कर लिया, एक गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी, अब उसको 2/3 एक्सेस भी दे दी है, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन चुके हैं, इंडिया से जंग जीत चुके हैं। यूं लग रहा है कि मुल्क एक स्टेबल डगर पे है, लेकिन ये बहुत टेंटर हुक्स पे नाजुक है, नाजुक। किसी भी लम्हे कुछ चिंगारी भड़क सकती है, ऐसे हो सकता है। इसलिए अच्छी बात तो ये कि पाकिस्तान का जो आइन है मौजूद, उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। जिसको गवर्नेंस का हक अवाम देते हैं उसको दे दिया जाए, कोई कयामत नहीं आएगी। चले, वैसे एक और डिबेट भी थी, लेकिन वो उसको किसी और दिन पे रख लेते हैं। वो मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक ऑर्डर है, वो तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो बिखर रहा है। चाइना ने आके उसको डिस्प्लेस कर दिया। आई मीन, चाइनीज सिस्टम वर्सेस द वेस्टर्न ऑर्डर। देखिए, इसके ऊपर मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। देखिए, बात ये है कि कोई निश्चित एक्स्ट्रा करेंगे, किसी हमें बात करनी पड़ेगी किसी तफसील में। जी बिल्कुल, और अगले हफ्ते ही हम करेंगे जी, इंशाल्लाह। तो तारिक, देखिए, बात ये है कि जो बहुत सी ट्रेजेडीज हैं दुनिया में इस वक्त, जो पर्सनल और पॉलिटिकल और कलेक्टिव लेवल पे, वो ये कि जो हमारा नोशन था वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में, वो हमारी आंखों के सामने पारा हो रहा है। बिल्कुल। मैं अमेरिका में रहता हूँ, जो कि एक बहुत पुरानी जमहूरियत है, कहा जाता है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है ना, डायरेक्टली इलेक्टेड एडल्ट फ्रेंचाइज, और ये वो बाद में खैर उस वक्त भी सेलेक्टेड था जब अमेरिका बना था। वहां पे कौन सी जमहूरियत है? किसी को उठाकर रिपोर्ट कर दिया। आजकल देखिए आइस कितनी वो, अच्छा, किसी को बंद कर दिया, वो जो मिसिंग पर्सन मिसिंग भी है, हो गए, ठीक है। और एक अथॉरिटेरियन माहौल बन गया। यूरोप में फाशिज्म की लहर चली हुई है, मुसलमानों के खिलाफ, ब्राउन ब्लैक लोगों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, और जो इजराइल की जो अनक्वालिफाइड सपोर्ट है वहां पे, वो सपोर्ट है। और जो इजराइल जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है मिडिल ईस्ट की, जो वो कर रहा है लोगों के साथ, जी बिल्कुल, मतलब एक जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। हमारे समझ लो, कोई जमहूरी सो कॉल्ड मुल्क
कुछ नहीं करे। यकीन जाने मेरे स्टूडेंट्स, हत्ता कि मेरे बच्चे जो अमेरिका में पढ़ते हैं, उन्होंने भी एहतजाज किया जी फलस्तीनियों के हक में, और उनको पुलिस ने आके पकड़ लिया। मुझे याद है। तो मुझे अब ये बताइए कि ये कौन सी जमहूरियत है? हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में बदल रहा है, पाकिस्तान की दुनिया से कटा नहीं हुआ ना, बिल्कुल। हिंदुस्तान में भी ये हो रहा है कि वहां भी जमहूरी आजादियां सलब हो गई हैं। यहाँ पे जब लोग आइडियलिस्टिक बातें करते हैं कि जी ओहो कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला आर्टिकल जो है हाफिज साहब ने ये कर दिया और वो कर दिया, बात है कि दिस इज पार्ट ऑफ अ होल ग्लोबल मूव। बिल्कुल ऐसे ही। और जो लोग वो करते हैं, जिनके बिहाफ पे, जिस लीडर के बिहाफ पे, वो तो खुद मल्टी पार्टी सिस्टम में यकीन नहीं करते, जिनका नाम इमरान खान है। वो वन पार्टी रूल में यकीन करते हैं, जैसे कि साउथ एशिया में मुजीबुर रहमान करता था, भुट्टो शहीद करते थे, ये इंदिरा गांधी करती थी, उसने भी और अब इमरान खान करते हैं। नवाज शरीफ ने भी कोशिश की थी अमीरुल मोमिनीन बनने की। ये साउथ एशिया की घुट्टी में पड़ा हुआ है, शायद यही ऑपोजिशन की इनटॉलरेंस। हम बहुत ही शकील और बहुत ही उस चीज में चले गए। मेरे ख्याल में अब इसको एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक ट्रिविया हम करेंगे। आपसे पूछेंगे कि फनून लतीफा से आपने बताया कि आपको बहुत करीब है। मेरी किताब है आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पढ़ी हुई है। तो अब मैं आपसे चले पूछता हूँ कि कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का मैं पूछता हूँ कि आप किसको ज्यादा पसंद करें। पीछे से हम स्टार्ट ले लेते हैं, नरगिस या मधुबाला? नरगिस। राज कपूर, दिलीप कुमार ऑफ कोर्स। दिलीप कुमार से तो आप मिले भी, कोई मुकाबला ही नहीं है। दिलीप कुमार की एक्टिंग, दिलीप का उसका एक्सप्रेशन, ट्रेजिक रोल्स को, और एंड तक क्या क्या उन्होंने किया, इतनी वाइड रेंज नहीं है। मैं भी उनकी पुरानी फिल्में देखता हूँ और मैं दंग रह जाता हूँ। और बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं उनकी जो उर्दू है उसमें थोड़ा सा हिंदको का टच भी है, आपको पता है ना? बिल्कुल इनको स्पीकिंग थे। अच्छा, वजंती माला या आशा पारेख? वजंती माला, उनका डांस की क्वीन। मीना कुमारी, वहीदा रहमान? देखिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं मीना कुमारी का बहुत बड़ा परस्तार हूँ, उनके हुस्न का खुसूसन। मैं समझता हूँ उनसे हसीन। वहीदा रहमान भी हसीन थी। अच्छा, वहीदा रहमान भी बहुत हसीन, लेकिन वहीदा रहमान एक बहुत आला एक्टर और मल्टी, ये तो जो थी मीना कुमारी तो बहुत जल्द चली गई ना। उनकी सेहत खराब होगी, मैनोशी और दीगर उनके जो ट्रेजिक जिंदगी गुजरी। मेरे ख्याल में मेंटल हेल्थ इश्यूज भी थे, लेकिन क्या वो हसीन खातून थी और क्या वो स्टार थी। अभी आप देखिए, और वहीदा रहमान भी। ये बड़ा मुश्किल आपने पूछा है। चलें इसको पास कर दें। हेमा मालिनी या रेखा? रेखा डेफिनेटली। Oh my God! I mean, I'm a big रेखा fan since I was a child. और मैं आज भी रेखा की हर वीडियो फॉलो करता हूँ। आई नो कि लोग गालियां निकालेंगे कि आजकल हमारे इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत खराब है। आप देखें कि रेखा इस वक्त, आई थिंक शी इज इन द 70s, early 70s, mid, she refuses to age. अभी तक वो अभी तक एक जवान स्टार है। और उमराव जान, अगर आपने फिल्म देखी हो, घर फिल्म देखी हो, सिलसिला, क्या उम्दा से बरसात, अमीन अलगरज के, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी जो है एक्टिंग की, और हर तरह से, और एक्सप्रेशन। और आप मिले उनको तो नहीं? उनको मैं नहीं मिला। बहुत तमन्ना है मिलने की कि एक बार। तो अच्छा, अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। धर्मेंद्र भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन इज अमिताभ बच्चन, स्टार। एंड अगेन यू नो क्या कहना चाहिए, आउटस्टैंडिंग पर्सोना, उसकी प्रेजेंस बहुत है। और फिर इवॉल्व भी हुई उसकी एक्टिंग। अगर आप देखिए अर्ली फिल्म्स के बाद उसमें एक इर्तिका दिखाई देता है। आप वो बुढ़ापे में भी जो फिल्में कर रहे हैं वो भी बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। चीनी गम और ये, और बड़ी अच्छी है। देखिए, अच्छा हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। करिश्मा कपूर या शिल्पा शेट्टी? आपने करीना कपूर नहीं पूछा। वो बात वो थोड़ी यंग है। मुझे करिश्मा कपूर पसंद है। उसकी एक वजह जो है, हालांकि वो मुझे उसकी बिल बूम, शी इज नॉट दैट ग्रेट एन एक्टर, बट आई थिंक राजा हिंदुस्तानी एक मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है। अच्छा। और उसमें मुझे करिश्मा कपूर बहुत पसंद है, इसलिए वो मैं उसको वहीं से एसोसिएट करते हैं। अच्छा, मैं फिर करीना कपूर से हम कंपेयर कर लेते हैं
देखिए करीना से किसी को कंपेयर करें नहीं करते। करीना अब मेरी ऑल टाइम फेवरेट है आफ्टर रेखा। आई एम एन ह्यूज फैन ऑफ करीना कपूर और उसकी वैसे उनकी अब आपको पता है ना उनका जो महल है जो ले लिया है ना पटौडीज उन्होंने। का, वो तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ले लिया। बहुत ट्रेजिक। So, ये एक बड़ी ट्रेजेडी है। इस पे भी एक व्लॉग हो सकता है। लिटिगेशन करें जब वी मेट। जब वी मेट मूवी एक्सीलेंट। करीना कपूर इज आउटस्टैंडिंग इन दैट फिल्म। और दीपिका पादुकोण और आजकल की उनके मुकाबले में दीपिका hands नो down। क्वेश्चन, हैंड्स डाउन, ग्रेट एक्टर। चले मुझे भी लगता है हमारे काफी लोग इस पे कमेंट्स करेंगे। किसी हमने पाकिस्तानी जो आजकल हैं उसको ऊपर हमने किसी को मायरा खान आई लाइक मायरा मच। खान, मायरा प्रोग्रेसिव भी है। फवाद खान, शी इज अ गुड। फवाद खान अनदर ग्रेट स्टार टीवी। और देखिए ना फवाद खान में वो स्टार अपील है जो एक इनेट एक चीज होती है। बिल्कुल है। तो लेकिन मायरा इज वेरी गुड। मायरा भी बहुत इवॉल्व किया उसने। शी हैज दिस स्टाइल। आप देखिए उसकी अर्ली फिल्म्स और ड्रामास। हाँ उसने तो शी हैज इवॉल्व्ड एंड शी हैज अ वेरी प्रोग्रेसिव वैल्यू सिस्टम एज वेल, जो मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी, क्योंकि एक्टर्स रोल मॉडल्स बन जाते हैं। अगर वो रिग्रेसिव या फसूदा बातें करेंगे तो माशरे पे उसका असर पड़ता है। इसलिए सेलिब्रिटीज को कहा जाता है ना कि वो ये कंडेम करें, वो कंडेम करें, वो सपोर्ट करें। तो मायरा में वो है। आई लाइक हर वेरी मच। वैसे जब इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ये जंग हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने ये इल्जाम लगाया, अच्छा समझा कि कुछ भी ना कहा जाए। मायरा ने किया था, सबने किया था। देखिए ये झूठ है। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इंडिया में भी वो कह रहे जी बॉलीवुड के स्टार्स ने चुप रहे, ऑपरेशन वो भी सब करते। ये एक खास, इसमें जो आपने पहले बात की थी ना, इसमें जेलसी भी होती है। स्टार से लोग जेलस भी होते हैं। देखिए ना वहाँ के जो खान है वो ज़ेरे ताब है बॉलीवुड के, वो तो बेचारे आप बोले ही नहीं। नेशनलिज्म का सबूत दे दे के फिर भी पेट नहीं भरा। शाहरुख के बेटे को बंद रखा मोदी ने जी, देखें विदाउट एनी फॉल्स केस में ड्रग्स डालकर, जैसे राना सनाउल्लाह पे डाली पीटीआई की गवर्नमेंट ने। आमिर खान के ऊपर फिर अभी अटैक किया। उन्होंने ये अटैक किया कि ये इस्तांबुल में अपनी फिल्म शूट करने गया था टर्की में। हाँ। और टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया का साथ ही देकर देखो कितना बड़ा गद्दार है। हाउ स्टूपिड। चलें इस पे हम मेरे ख्याल में तफसील से किसी और पे भी बात कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब तारिक टाइम देने का। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम।